फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 311 गिरे हुए ड्रैगन द्वीप दो बड़ों की परिषद। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 311 गिरे हुए ड्रैगन द्वीप दो बुजुर्गों की परिषद। एड्स बाय पब फ्यूचर। सिर्फ आधी टूटी ड्रैगन हड्डी के लिए 100,000 शाही सोने के सिक्के। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये बहुत ज्यादा कीमत है। अपनी कीमत कम करो। मैं यह आधी टूटी ड्रैगन हड्डी अभी और यहीं तुमसे खरीद लूंगा। यह कोई सामान्य ड्रैगन की हड्डी नहीं है, यह एक शीर्ष 4 क्रम ड्रैगन की हड्डी है। भले ही उसकी हड्डी आधी टूटी हुई हो, फिर भी इस हड्डी का उपयोग 2 स्टार या 3 स्टार हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। मैं इस हड्डी को केवल 100,000 रॉयल सोने के सिक्कों में बेचकर पहले ही नुकसान उठा रहा हूँ। जब भी साधक किसी नए क्रम में पहुंचता है तो उसका मांस, उसकी हड्डियां, उसके अंग, संक्षेप में कहें तो उसके शरीर का हर एक अंग मजबूत हो जाता है। चौथे क्रम के साधक की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि उसका इस्तेमाल 2 स्टार या 3 स्टार हथियार या कवच बनाने के लिए किया जा सकता है। ये लोहार के पद पर निर्भर करता है। पहले क्रम के ड्रैगन के शरीर के अंग सबसे सस्ते होते हैं, जबकि 5वें क्रम के ड्रैगन के शरीर के अंग बहुत महंगे होते हैं। यहाँ तक कि शीर्ष 5वें क्रम के ड्रैगन की खाल की कीमत भी लगभग 1,000 शाही सोने के सिक्कों के बराबर होती है, जो कि 10,000 सोने के सिक्के हैं। कई बैरन और विस्काउंट रैंक के रईस 100 साल में कभी इतना पैसा नहीं कमा सकते। ऐसा कहा जा रहा है कि ड्रैगन या उससे छोटे ड्रैगन को मारना बेहद मुश्किल है। जब तक कि वह किसी बहुत शक्तिशाली साम्राज्य का बैरन या विस्काउंट न हो, तब तक अधिकांश बैरन और विस्काउंट के पास ड्रैगन या यहाँ तक कि वायवन को मारने के लिए आवश्यक सैन्य शक्ति या संसाधन नहीं होते हैं। दिखावा बंद करो। मैं इस धंधे में 5 साल से ज्यादा समय से हूँ। मुझे 4th ऑर्डर ड्रैगन की एक ऐसी ही आधी टूटी हड्डी सिर्फ 50,000 शाही सोने के सिक्कों में मिल जाती है। ये टूटा हुआ हिस्सा इस हड्डी के इस्तेमाल को सीमित कर देता है। अगर मैं वाकई इससे कोई हथियार या कवच बनाना चाहता हूँ तो मुझे कम से कम 3 सितारा प्रतिभाशाली लोहार ढूंढना होगा। बूढ़े आदमी ने दुकानदार को 50,000 शाही सोने के सिक्के देने के इरादे से अपनी स्टोरेज रिंग से एक काले चमड़े की थैली निकाली। सर, अगर मैं इस हड्डी को केवल 50,000 शाही सोने के सिक्कों के लिए बेचूं तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप मुझे 70,000 शाही सोने के सिक्के देते हैं तो यह आपकी है। नहीं, 50,000 तो मैं इसे नहीं बेच रहा हूं। दुकानदार ने अपना सिर हिलाया। सौभाग्य से ड्रैगन के अन्य अंगों के विपरीत ड्रैगन की हड्डियों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। इसलिए भले ही वह आज इस ड्रैगन की हड्डी को न बेचे, लेकिन उसे समय के साथ इस हड्डी की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। बूढ़े आदमी ने दांत पीसते हुए 5,000 और जोड़ने का फैसला किया। 55,000 नहीं, 65,000। मैं कीमत 5,000 बढ़ा देता हूँ। आप कीमत 5,000 और कम कर दीजिए। 60,000 कैसे रहेंगे? एड्स बाय पब फ्यूचर। सौदा। दोनों ने सहमति में हाथ मिलाया। जल्द ही दुकानदार ने पैसे लेने से पहले एक कागज पर बूढ़े आदमी का नाम लिख दिया। सभी लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है और फिर दिन के अंत में लाभ की गणना की जाती है। वैसे नौजवान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। जारी रखें। बूढ़े व्यक्ति ने अपने दाएं बाएं देखा, ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसके आसपास कोई नहीं है। वह आगे झुका और बहुत धीमी आवाज में बोला। मैं ये देखे बिना नहीं रह सका कि मैरागस ब्रुक शहर के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ महीनों पहले की तुलना में मैरागस ब्रुक शहर में आने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आई है। आखिर हुआ क्या था? बूढ़े को पता था कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ने स्टारिन साम्राज्य को अपमानित करके गड़बड़ कर दी थी। उसे अभी तक पूरी कहानी नहीं पता थी। बूढ़े आदमी का सवाल सुनकर दुकानदार चौकन्ना हो गया। जब से स्टारिन साम्राज्य ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सदस्यों को मार डाला है, तब से फॉलन ड्रैगन सिटी में स्टारिन साम्राज्य के बारे में बात करना किसी के लिए भी वर्जित हो गया है। 3 विदेशी व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बात की थी। उन लोगों के साथ क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। उस घटना के बाद किसी ने भी इस मामले पर बात करने की हिम्मत नहीं की, खासकर अगर वे फॉलन ड्रैगन द्वीप पर थे। दुकानदार ने इधर उधर देखा। ये देखकर कि उसके ग्राहक के अलावा कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा है, उसने राहत की सांस ली। ड्रैगन गिल्ड को लगता है कि स्टारिन साम्राज्य उन पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि उन्होंने पूरे द्वीप के चारों ओर अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। अब स्टारिन साम्राज्य के व्यापारियों को यहाँ आने की भी अनुमति नहीं है। इस द्वीप में प्रवेश करने की आवश्यकताएं भी बहुत प्रतिबंधात्मक हो गई हैं। मेरा सुझाव है कि जब तक आप इस द्वीप पर हैं, इस मामले पर बात न करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। धन्यवाद बेटा, अब मैं विदा लेता हूँ। अगर हम में से कोई जीवित रहा तो हम फिर मिलेंगे। बूढ़ा आदमी चला गया। दुकानदार को आखिरी हिस्सा सुनकर अजीब लगा। तुम्हारा क्या मतलब है कि हम जिंदा रहेंगे? मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ, जबकि तुम तो ऐसे दिखते हो जैसे अगर तुम बहुत जोर से छींक भी दोगे तो मर जाओगे।
एड्स बाय पब फ्यूचर। बूढ़ा आदमी जल्द ही भीड़ में गायब हो गया। किसी ने भी बूढ़े आदमी पर ध्यान नहीं दिया। बूढ़ा आदमी बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसने अपने शरीर को एक बेंच से सहारा दिया हुआ था। जब भी वह एक कदम बढ़ाता उसका शरीर कांपने लगता। बूढ़े आदमी ने अपने पूरे शरीर को एक काले लबादे से ढक रखा था। मैरागस ब्रुक शहर मैरागस ब्रुक नदी के पास बसाया गया था। शहर का नाम मैरागस ब्रुक के नाम पर रखा गया था। बूढ़ा आदमी मैरागस ब्रुक शहर में घूमता रहा, किसी को उस पर शक नहीं हुआ। वह अपनी मर्जी से काम करता रहा। कभी कभी वह रुककर चीजें खरीदता या बेचता था। कुछ घंटों बाद बूढ़ा आदमी धीरे धीरे शहर से बाहर चला गया। चूंकि मैरागस ब्रुक शहर फॉलन ड्रैगन द्वीप के केंद्र में बनाया गया था, इसलिए शहर के चारों ओर कोई दीवार नहीं बनाई गई थी। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ने कभी भी शहर के चारों ओर किला बनाने की जरूरत नहीं समझी। चूंकि पूरा द्वीप उनके सख्त नियंत्रण में था, इसके बजाय पूरे शहर के चारों ओर एक गहरी चौड़ी खाई से घेर दिया गया था। खाई पानी और घातक एक्वा मैजिक जानवरों से भरी हुई थी। शहर से बाहर निकलते ही बूढ़ा आदमी अचानक पूरे मैरागस ब्रुक शहर को घेरने वाले जंगल में चला गया। जंगल के अंदर बूढ़े आदमी ने विग उतार दी। अपने कपड़े उतारने के बाद बूढ़े आदमी की जगह वह स्टारिन साम्राज्य के जनरलों में से एक था। नाथन को मैरागस ब्रुक शहर और ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के बारे में अधिक जानने के लिए इस फॉलन ड्रैगन द्वीप पर भेजा गया था। उसे यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए भी भेजा गया था। महामहिम को जल्द ही यहाँ आना चाहिए। उसी समय द्वीप से 1500 मीटर ऊपर आदित्य आकाश में खड़ा था और नीचे गिरे हुए ड्रैगन शहर को देख रहा था। आदित्य को द्वीप पर कुछ शक्तिशाली प्राणियों की उपस्थिति का आभास हो रहा था, लेकिन वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि वह सबके सामने उन्हें मारने के बारे में सोचकर उत्साहित महसूस कर रहा था। चूंकि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ने वॉकर को आदित्य की जान लेने के लिए भेजा था, इसलिए यह उचित ही होगा कि आदित्य भी वैसा ही करे और उसका बदला चुकाए। आज वह सिर्फ उन्हें नष्ट नहीं करने वाला था, वह उन्हें अपमानित करने में अपना समय लगाने वाला था। आदित्य ने कार्रवाई करने का फैसला करने से पहले 10 मिनट और इंतजार किया। नाथन को अब तक शहर से बाहर निकल जाना चाहिए था। नाथन ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के 70% लोगों को खत्म करने के लिए काफ़ी है, लेकिन आदित्य इस मामले को अपने हाथों में लेना चाहता था और दुनिया को स्टारिन साम्राज्य के साथ खिलवाड़ करने के परिणाम दिखाना चाहता था और साथ ही ड्रैगन स्लेयर गिल्ड द्वारा अब तक मारे गए सभी ड्रैगन्स का बदला लेना चाहता था। तूफान बुलाओ। योजक चिन्ह। मैरागस ब्रुक शहर के बिल्कुल बीच में स्थित एक बड़ी हवेली में पूरे ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को नियंत्रित करने वाले बुजुर्गों की परिषद की वर्तमान में एक बैठक चल रही थी। यह इस महीने की उनकी 6ठी बैठक थी। आमतौर पर बुजुर्गों की परिषद महीने में एक बार इकट्ठा होती थी और एक बैठक करती थी जहां वे गिल्ड की भविष्य की योजनाओं और कार्यों पर चर्चा करते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन जब से स्टारिन साम्राज्य ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को सार्वजनिक रूप से अपना दुश्मन घोषित किया है, तब से बुजुर्गों की परिषद को सिर्फ 34 दिनों में कुल 9 बार एक साथ आना पड़ा। इसका कारण ड्रैगन सम्राट था। यह कोई रहस्य नहीं था कि आदित्य एक ऐसा व्यक्ति था जो द्वेष रखता था। उसका निर्दयी और चालाक व्यक्तित्व उसे और भी डरावना बनाता था। चलो इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड में 6 एल्डर्स थे, जिसमें काउंसिल का मुखिया भी शामिल था, जिसे सुप्रीम एल्डर के नाम से भी जाना जाता था। वॉकर सहित 7 एल्डर्स हुआ करते थे। लोगों की नज़र में वॉकर के एल्डर काउंसिल का सदस्य होने की बात को छिपाकर रखा गया था। वॉकर की मौत के बाद पूरी परिषद हिल गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वॉकर आदित्य की किसी महिला द्वारा मारा जाएगा। जिस बात ने बुजुर्गों को भयभीत कर दिया वह ये थी कि आदित्य की महिला वॉकर को इतनी आसानी से मार सकती थी। फिर आदित्य वास्तव में कितना शक्तिशाली था। सबसे पहले पिछले महीने के मुनाफे के बारे में बात करते हैं। एल्डर आयन, कृपया हमें विवरण दें। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड एक सड़ा हुआ नरक था जहां हर कोई किसी भी चीज़ से ज़्यादा पैसे की परवाह करता था। सर्वोच्च एल्डर सहित सभी एल्डर्स ने अपने मुनाफे को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। दुनिया में सबसे मजबूत ड्रैगन स्लेयर गिल्ड होने के नाते ड्रैगन बॉडी के हिस्सों को बेचने से गिल्ड को मिलने वाला मुनाफा अरबों में था। एल्डर आयदान ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के वित्त के लिए जिम्मेदार थे। एल्डर आयदान हाथ में एक सफ़ेद कागज़ लेकर खड़े हुए। अयदान ने बीच में बैठे सर्वोच्च बुजुर्ग के चेहरे की ओर देखा। पिछले महीने हमारी बिक्री में थोड़ी कमी आई है, खास तौर पर उस घटना के बाद पहले हफ्ते में यहां आने वाले व्यापारियों की संख्या में बहुत कमी आई। सभी खर्चों को घटाने के बाद इस महीने हमारा मुनाफा 11 मिलियन शाही सोने के सिक्के है। ये सुनकर सभी बुजुर्गों के चेहरे पर उदासी छा गई। इस महीने से पहले ड्रैगन स्लेयर गिल्ड का औसत लाभ प्रति माह लगभग 35 मिलियन शाही सोने के सिक्के हुआ करता था। स्टारिन साम्राज्य की वजह से उनके व्यापार को झटका लगा है। सुप्रीम एल्डर, हमें स्टारिन साम्राज्य के बारे में कुछ करना चाहिए। इस दर पर साम्राज्य हमारे व्यापार को प्रभावित करेगा और हमारे मुनाफे को कम करेगा। अभी ड्रैगन स्लेयर गिल्ड बहुत मुश्किल स्थिति में फंस गया था। उनके ठेकेदार, जो पार्टी आदित्य को मरते हुए देखना चाहती थी, ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। जब सुप्रीम एल्डर क्विंसी हैरिस ने व्यक्तिगत रूप से दूसरे पक्ष से साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहने की कोशिश की, तो दूसरे पक्ष ने तुरंत ये कहकर मना कर दिया कि जब तक आदित्य जीवित है उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं है।
उसी समय ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के पास स्टारिन साम्राज्य को रोकने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। स्टारिन साम्राज्य और उसके सहयोगियों से उनकी आय का स्रोत समाप्त हो गया है। सांस, उस घटना को हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। मैं सम्राट के अचानक जनता की नज़रों से ओझल हो जाने से खुद को अजीब महसूस करने से नहीं रोक पा रहा हूँ। हालांकि हमारे ज्यादातर जासूसों को पकड़ लिया गया और सार्वजनिक रूप से मार डाला गया, लेकिन हमारे बचे हुए जासूसों से मुझे जो खबर मिली है उसके अनुसार 1 महीने से ज्यादा समय से गार्डों ने भी सम्राट को नहीं देखा है। बड़े, क्या आप कह रहे हैं कि आदित्य को कुछ हुआ है? दूसरे बड़े लोग थोड़े आशान्वित दिखे। जब तक आदित्य मर चुका है उनके संत को कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि सम्राट कहीं और साधना कर रहा हो। हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे ही क्विंसी हैरिस ने ये शब्द कहे, उसने और अन्य बुजुर्गों ने बिजली कड़कने की तेज आवाज़ सुनी। जब तक बुजुर्गों ने यह आवाज़ सुनी, उनके चेहरे पीले पड़ गए। आजकल ये कोई रहस्य नहीं था कि स्टारिन साम्राज्य में क्रिम्सन लॉ और क्रिम्सन बिजली थी। जब भी क्रिम्सन बिजली के बादल दिखाई देते थे, स्टारिन साम्राज्य के दुश्मन हमेशा मर जाते थे। क्या हो रहा है? सभी बुजुर्गों ने खिड़की से बाहर देखा तो पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। काले बादलों में लाल बिजली चमक रही थी। यह क्विंसी हैरिस के माथे पर पसीने की एक बूंद लुढ़क गई जब वह आसमान की ओर देख रहा था। वह इसे किसी और से बेहतर जानता था। विपत्ति यहाँ थी। 34 दिनों से अधिक समय तक गायब रहने के बाद वह यहाँ था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 312 बोनस 312 फॉलन ड्रैगन आइलैंड 3 स्तर 300। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम बोनस 312 फॉलन ड्रैगन आइलैंड 3 लेवल 300। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गिरते हुए ड्रैगन द्वीप के ऊपर खड़े होकर उसकी आंखें खतरनाक रूप से लाल रंग में चमक रही थीं क्योंकि वह उस अंडाकार आकार के द्वीप को घूर रहा था जिसे वह जल्द ही नष्ट करने वाला था। उसके शरीर के चारों ओर लाल बिजली चमक रही थी। मानो जादुई जानवर और प्रकृति आने वाले खतरे को भांपने में सक्षम थे। फॉलन ड्रैगन द्वीप पर और अंडाकार आकार के द्वीप के पास रहने वाले सभी जंगली जादुई जानवर इधर उधर भागने लगे, मानो अपनी विपत्ति से बचने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हों। मैरागस ब्रुक शहर के लोग तनावपूर्ण माहौल को भांपने में सक्षम थे। जो लोग पहले से ही क्रिम्सन बिजली से परिचित थे, वे आदित्य द्वारा सब कुछ नष्ट करने से पहले ही शहर से बाहर भागने लगे। चलो, ड्रैगन सम्राट के आक्रमण से पहले इस शहर से निकल चलें। उसी समय सभी दुकानदार डर के मारे अपनी दुकानें बंद करने लगे। हमें क्या करना चाहिए? एक गार्ड ने दूसरे साथी गार्ड से पूछा। मुझे नहीं पता यार, हमारा सबसे अच्छा काम यह होगा कि हम जल्द से जल्द इस द्वीप को छोड़ दें। मैं जिंदा जलना नहीं चाहता। पहरेदारों ने सुना है कि कैसे ड्रैगन सम्राट का एक ही हमला लाखों सैनिकों की सेना को खत्म कर सकता है। कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। ये फॉलन ड्रैगन द्वीप है। हर कोई यहीं रहेगा और ड्रैगन सम्राट से लड़ेगा। पूरे फॉलन ड्रैगन द्वीप में एक तेज आवाज़ सुनाई दी। ये सुप्रीम एल्डर क्विंसी हैरिस की आवाज़ थी। सर्वोच्च बुजुर्गों की बातें सुनकर व्यापारियों ने भागना बंद कर दिया और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ व्यापारियों ने सर्वोच्च बुजुर्गों की बात पर भरोसा करने और भागने का फैसला नहीं किया, जबकि अन्य नहीं रुके। वे भागते रहे, जितनी जल्दी हो सके इस द्वीप से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के कमीनों को शाप दो। वे हमें उनके टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करने की अनुमति क्यों नहीं दे सकते? हम कुछ सेकंड में इस नरक से बाहर निकल सकते थे। व्यापारियों में से एक ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को जोर से शाप दिया और वह समुद्र तट की ओर भागा जहां उसका जहाज खड़ा था। पूरे द्वीप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे सभी व्यापारी भी यही कर रहे थे। उन्होंने खुलेआम ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को कोसा। इस आपातकालीन स्थिति में ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के किसी भी सदस्य के पास इन व्यापारियों को दंडित करने का समय नहीं था। आमतौर पर ड्रैगन स्लेयर के सबसे निचले दर्जे के सदस्य का भी अनादर करने से कोई बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था, लेकिन अब ड्रैगन स्लेयर गिल्ड किसी को भी दंडित करने की स्थिति में नहीं था। गिल्ड के सभी सदस्य बस अपने दांत पीसकर सहन कर सकते हैं। ड्रैगन सम्राट का सामना करते हुए इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी कि वे बच भी पाएंगे या नहीं। अगर यह सिर्फ एक सामान्य पीक 5वें क्रम का होता तो बुजुर्ग उसे हरा सकते थे, लेकिन ये ड्रैगन सम्राट ही था जिसका वे सामना करने जा रहे थे। इस बीच जंगल में छिपे नाथन ने आसमान में लाल बिजली चमकती देखी। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अडोब मैक्स। अपनी कल्पना को प्रज्वलित करें, सीखें और 15-16 अक्टूबर को अडोब मैक्स में शीर्ष क्रिएटिव से प्रेरित हों। मुफ्त में ऑनलाइन देखने के लिए साइन अप करें। अडोब। जबकि अन्य लोग डरकर भाग रहे थे, नाथन ने अपनी बाहें फैला दी और क्रिम्सन बिजली को अपने रक्षक के रूप में गले लगा लिया। जबकि सभी के शरीर कांप रहे थे, नाथन को महसूस हो रहा था कि उसका आत्मविश्वास और साहस प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ आसमान की ऊंचाई तक बढ़ रहा है।
मेरे राजा, आप आखिरकार यहाँ आ गए हैं। मैं इस पल का 1 महीने से ज़्यादा समय से इंतज़ार कर रहा था। चलो ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को ख़त्म करते हैं। नाथन, जो अपनी आभा को छुपा रहा था, उसने अब अपनी आभा को मुक्त कर दिया है, जिससे कई ड्रैगन स्लेयर गिल्ड सदस्यों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया है। नाथन जंगल से बाहर निकला तो उसके शरीर पर एक गहरे लाल रंग की आभा छा गई। उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक रही थीं। उसने 2 काले घुमावदार खंजर पकड़े हुए थे जिन पर जहर लगा हुआ था। मैं अपने सम्राट का खंजर हूँ। मैं अपने राजा की छाया हूँ। मैं अपने सम्राट के साम्राज्य का संरक्षक हूँ। अरे ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सदस्यों, बाहर आओ। ड्रैगन सम्राट का ये सेवक तुम्हारी जान लेने के लिए यहाँ है। नाथन की दहाड़ के साथ ही उसने अपनी सारी हत्या की मंशा प्रकट कर दी। अपने सम्राट की मौजूदगी में नाथन को किसी बात का डर नहीं था। तुम छोटे कीड़े मेरे राजा के ध्यान के लायक नहीं हो। उसकी छाया के रूप में मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। उस समय द्वितीय श्रेणी के गार्डों का एक समूह नाथन के सामने आया। काले मुखौटे के नीचे नाथन अंधेरे में गायब होने से पहले खतरनाक ढंग से मुस्कुराया। कहाँ गया? मुझे नहीं पता। मैंने तो बस उसे अंधेरे में गायब होते देखा। सभी गार्डों की जानकारी के बिना सभी पेड़ों की छाया का उपयोग करते हुए नाथन गार्डों के पीछे दिखाई दिया। वह छाया से बाहर निकला और गार्डों को मारना शुरू कर दिया। उसका पहला लक्ष्य सबसे पीछे खड़ा आखिरी गार्ड था, जो नाथन से थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। नाथन ने अपनी आभा को पूरी तरह दबा दिया। कोई भी गार्ड उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाया। भूत की तरह नाथन ने छाया में वापस जाने से पहले पहले गार्ड को मार गिराया। उसने पहले गार्ड को इतनी आसानी से मार डाला कि इस प्रक्रिया में कोई आवाज़ नहीं हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक ही स्पिन में सब कुछ बदलने की शक्ति है। एक ही स्पिन में सब कुछ बदलने की शक्ति है। YOLO247.co। इसके बाद वह एक अन्य गार्ड के पीछे दिखाई दिया। एक एक करके सभी पहरेदार जमीन पर गिर पड़े। नाथन ने उन सभी के गले काट दिए थे। उसके घुमावदार खंजर लाल खून से नहा रहे थे। नाथन यहीं नहीं रुका। उसकी योजना सभी छोटे कीड़ों को खत्म करने की थी ताकि उसका सम्राट बड़े कीड़ों पर ध्यान केंद्रित कर सके। इस बीच नाथन के छोटे कीड़ों से निपटने से पहले आदित्य कुछ और तय कर रहा था। हमला करने से ठीक पहले उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। सिस्टम, मेरी साधना को तीसरे क्रम की चरम सीमा तक उन्नत करें। आदित्य को मध्य तीसरे क्रम तक पहुंचे हुए कई महीने हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि वह तीसरे क्रम के शिखर तक पहुंचे। डिंग, मेजबान की साधना को शिखर तीसरे क्रम तक उन्नत करने के लिए सहेजे गए अनुभव बिंदुओं का उपयोग करना। डिंग, होस्ट का स्तर 201 से 300 तक बढ़ गया है। डिंग, होस्ट के सभी आंकड़े 99 जोड़ अंकों से बढ़ गए हैं। आपने 198 जोड़ मुफ्त आंकड़े अंक प्राप्त किए हैं। अब मैं चौथे क्रम तक पहुंचने से सिर्फ एक स्तर दूर हूं। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरा शरीर बहुत मजबूत हो गया है। न सिर्फ मेरी हड्डियां और मेरे अंग मजबूत हो गए हैं, बल्कि मेरा दिमाग भी बहुत तेज हो गया है। आदित्य के लिए यह एहसास बहुत ताज़ा करने वाला था। शक्तिशाली होने का एहसास वाकई नशे की तरह था। आदित्य ने सोचा, अब मुझे अपने 198 जोड़ फ्री स्टैट्स पॉइंट्स का क्या करना चाहिए। मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। आदित्य ने ठंडे मन से 6 सर्वोच्च बुजुर्गों और हजारों चौथे क्रम के ड्रैगन्स कातिलों को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। सर्वोच्च बुजुर्गों के पीछे 1209 चौथे क्रम के साधक थे। वे सभी चौथे क्रम के साधक दूसरे क्रम के जादुई वाहन पर सवार थे। वे जिस जादुई वाहन पर सवार थे उसका नाम रॉक था। यह एक प्रकार का जादुई पक्षी है जो बाज जैसा दिखता है, लेकिन उससे बड़ा होता है। रॉक एक विशाल आकार का शिकारी पक्षी है और मुख्य रूप से सफ़ेद रंग का होता है। 48 फीट के पंखों और ताड़ के पत्तों के आकार के पंखों के साथ रॉक आसानी से वयस्क हाथियों को उठाकर ले जा सकता है। मुझे निश्चित रूप से उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के पास लगभग 1000 रॉक होंगे। रॉक को वाइवन जितना शक्तिशाली कहा जाता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के पास इतने सारे रॉक क्यों हैं। ये भी अच्छा है। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को नष्ट करने के बाद मैं रॉक को इस्टारिन साम्राज्य की सेना में शामिल करना सुनिश्चित करूंगा। आदित्य ने खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। उसने पहले रॉक को नहीं देखा था। ये रॉक की शक्तियों और क्षमताओं का परीक्षण करने का एक अच्छा अवसर होगा। आदित्य वहीं खड़ा रहा और अपनी छाती पर हाथ रखे रहा। वह उन 6 बुजुर्गों को घूरता रहा जो सावधानी से उसकी ओर उड़ रहे थे। ड्रैगन स्लेयर के सर्वोच्च बुजुर्ग क्विंसी हैरिस ने आश्चर्य और सदमे के मिले जुले भाव से आदित्य की ओर देखा। हैरिस ने आश्चर्य से पूछा, क्या वह 34 दिनों तक गायब रहने के बावजूद तीसरे क्रम की चोटी पर पहुंचने में सफल रहा? ये संभव हो सकता है। ये खबर उसके ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के लिए भी बहुत बुरी थी। पहले हैरिस को आदित्य को हराने की थोड़ी उम्मीद थी क्योंकि अंत में वह सिर्फ मिड थर्ड ऑर्डर था। लेकिन अब जब आदित्य पीक थर्ड ऑर्डर तक पहुंचने में कामयाब हो गया है तो आदित्य को हराने का उसका जो थोड़ा बहुत मौका था वह भी खत्म हो गया है। ये वाकई बहुत बुरा है। इस पूरे महीने मैं ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को आदित्य और इस्टारिन साम्राज्य का सामना करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि सारी तैयारी के साथ हम किसी तरह मिड 3 ऑर्डर आदित्य को हरा सकते हैं, लेकिन अब मेरी सारी योजनाएं खराब हो गई हैं।
इस समय हालांकि सुप्रीम एल्डर हैरिस को यह स्वीकार करने में बहुत दुख और गुस्सा महसूस हुआ, लेकिन ये सच है कि उनका ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ड्रैगन सम्राट का सामना नहीं कर सकता। चूंकि उसने अभी तक हम पर हमला नहीं किया है, इसलिए मुझे लगता है कि एक मौका है कि मैं बातचीत कर सकूं। सुप्रीम एल्डर हैरिस आदित्य को हर चीज़ के लिए मुआवजा देने के लिए अरबों का भुगतान करने को तैयार थे। अगर मैं उस समय बहुत लालची न होता और उस आदमी के अनुरोध को स्वीकार कर लेता तो ये पूरी स्थिति नहीं होती। सुप्रीम एल्डर हैरिस को इस्तारिन साम्राज्य के साथ खिलवाड़ करने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। दुर्भाग्य से ये पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी और इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं थी। जब तक ड्रैगन स्लेयर गिल्ड जीवित है, हम हमेशा मजबूत होकर वापस आ सकते हैं और भविष्य में अपना बदला ले सकते हैं। लेकिन अब ड्रैगन स्लेयर का जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यही सुप्रीम एल्डर हैरिस ने सोचा। सुप्रीम लीडर के रूप में वह आदित्य के साथ इस टकराव से बचना चाहता था। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो वह आदित्य को अरबों शाही सोने के सिक्के देने को तैयार था। जब तक वे जीवित रहते हैं तब तक अरबों शाही सोने के सिक्के भी वापस कमाए जा सकते हैं। जबकि सुप्रीम एल्डर हैरिस इस बात पर गहराई से विचार कर रहे थे कि उन्हें आदित्य के सामने क्या कहना चाहिए, एक अभिमानी बुजुर्ग अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रख सका। आदित्य, तुम फॉलन ड्रैगन द्वीप पर आकर यह सोचकर घबरा गए कि तुम अजेय हो। चूंकि तुम यहाँ आए हो, इसलिए हम तुम्हारे शव को इस्तारिन साम्राज्य में वापस भेज देंगे ताकि वे उसका निपटान कर सकें। एलिस नामक घमंडी बुजुर्ग की बातें सुनकर सर्वोच्च बुजुर्ग को इस मूर्ख व्यक्ति का जीवन समाप्त करने का मन हुआ। तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं आदित्य के साथ टकराव से बचने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और तुम यहाँ मुसीबत को बढ़ावा दे रहे हो। हैरिस लगभग अपना संयम खो बैठा, लेकिन वह शांत रहा क्योंकि गुस्सा करने से उसका निर्णय प्रभावित होता और वह ऐसे फैसले ले लेता जिसका उसे हमेशा पछतावा होता। एलिस की बातें सुनकर आदित्य ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जैसे ही आदित्य एलिस को घूरने लगा, उसके चारों ओर की लाल बिजली और भी तेज हो गई। चुप रहो महाराज, कृपया इस मूर्ख की बातें मत सुनो। मुझे पता है कि हमारे ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ने गड़बड़ कर दी है। हम अपनी ईमानदारी दिखाने को तैयार हैं। कृपया हमें एक मौका दें। इन शब्दों से आदित्य समझ गया कि सुप्रीम एल्डर किस तरह का आदमी था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एलिसिया ने कहा था। यह आदमी सांप है, बहुत चालाक। एक बार जब मैं अपनी हिफाजत कम कर दूंगा तो वह मुझे जरूर डस लेगा। आदित्य अपने पिछले जीवन में हैरिस जैसे लोगों से बहुत बार मिल चुका है, लेकिन आदित्य ने भी साथ देने का फैसला किया। ओह, आप मेरी भरपाई कैसे करेंगे? आदित्य की बातें सुनकर हैरिस की आंखें चमक उठीं। इसका मतलब था कि उसके पास आदित्य के साथ टकराव से बचने का एक मौका था। वह इस्तारिन साम्राज्य के साथ अपने रिश्ते को फिर से बहाल करने में सक्षम हो सकता है। इस बीच एलिस को समझ में आ गया कि सुप्रीम एल्डर क्या करना चाहता था, लेकिन वह अभी भी असंतुष्ट था। सुप्रीम एल्डर ने अपने दुश्मन को खुश करने के लिए सबके सामने उसका अपमान किया। ये सब उसकी गलती है। एलिस ने आदित्य को घृणा से घूरा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। YOLO247.co। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 313 गिरे हुए ड्रैगन द्वीप 3 ड्रैगन सम्राट का आह्वान। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 313 फॉलन ड्रैगन आइलैंड 3 कॉल ऑफ ड्रैगन मोनार्क। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन आदित्य ने भी साथ देने का फैसला किया। ओह, आप मेरी भरपाई कैसे करेंगे? आदित्य की बातें सुनकर हैरिस की आंखें चमक उठीं। इसका मतलब था कि उसके पास आदित्य के साथ टकराव से बचने का एक मौका था। वह इस्तारिन साम्राज्य के साथ अपने रिश्ते को फिर से बहाल करने में सक्षम हो सकता है। इस बीच एलिस को समझ में आ गया कि सुप्रीम एल्डर क्या करना चाहता था, लेकिन वह अभी भी असंतुष्ट था। सुप्रीम एल्डर ने अपने दुश्मन को खुश करने के लिए सबके सामने उसका अपमान किया। ये सब उसकी गलती है। एलिस ने आदित्य को घृणा से घूरा। आदित्य ने एलिस की उस घृणित नज़र को देखा जो उसे दे रही थी, लेकिन अभी के लिए उसने उसकी नज़र को नज़रअंदाज करने और सुप्रीम एल्डर हैरिस पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उसी समय उसने चुपके से अपने अन्य कौशल सक्रिय करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि ये सांप चुपके से हमला करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करें। आदित्य को सावधान रहने की ज़रूरत है। महाराज, ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ने गलती की है। हमें अपनी गलती का एहसास है। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड इस्तारिन साम्राज्य को 1 अरब रॉयल सोने के सिक्कों से मुआवजा देने के लिए तैयार है। सुप्रीम एल्डर हैरिस के शब्दों को सुनकर बाकी सभी ने गहरी हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। एल्डर आयन ने सुप्रीम एल्डर हैरिस को लगभग थप्पड़ मार दिया। 1 अरब रॉयल गोल्ड कॉइन देने से वे बहुत गरीब हो जाएंगे। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के पास कुछ 100 रॉयल गोल्ड कॉइन बचेंगे।
और ये अरब रॉयल गोल्ड कॉइन सिर्फ सुप्रीम एल्डर के नहीं थे, इनका एक बड़ा हिस्सा दूसरे 5वें एल्डर का भी था। ये कमीना क्या सोच रहा है? 1000,000,000 शाही सोने के सिक्के देना बहुत ज़्यादा है। आयादान की राय में 100 मिलियन शाही सोने के सिक्के देना भी बहुत ज़्यादा था। आदित्य ने देखा कि अब सिर्फ एल्डर एलिस ही नहीं, बल्कि दूसरे एल्डर और ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सभी सदस्य भी आदित्य को घृणा से घूर रहे थे। यहाँ हर कोई अपनी जान से ज़्यादा अपनी दौलत की परवाह करता है। इस तथ्य का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान था। आदित्य ने अपनी आंखों के कोने से सिस्टम को बुलाया और सिस्टम लॉग को देखा। तूफान बुलाओ। डिंग। स्टॉर्म मार्शल क्लास का निष्क्रिय बूस्ट सक्रिय हो गया है। मेज़बान का मान अस्थायी रूप से 50% बढ़ गया है। बिजली और हवा प्रकार के हमलों की शक्ति 50% बढ़ गई है। आपकी चपलता 300 जोड़ बढ़ गई है। इन्फर्नो ओवरड्राइव। तूफान उड़ान। बिजली कवच। क्रिम्सन लाइटनिंग डैश। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग। आपने इन्फर्नो ओवरड्राइव सक्रिय कर दिया है। आप एक बेसिक अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। मन को छोड़कर आपके सभी आंकड़े 70% तक बढ़ गए हैं। डिंग। आपने स्टॉर्म फ्लाइट को सक्रिय कर दिया है। तूफान के कारण स्टॉर्म फ्लाइट से मिलने वाली चपलता दोगुनी हो गई है। आपने 200 जोड़ चपलता अंक प्राप्त कर लिए हैं। डिंग। आपने लाइटनिंग आर्मर सक्रिय कर लिया है। आपकी रक्षा बढ़ गई है। आपने 100 जोड़ ताकत प्राप्त कर ली है। डिंग। आपने क्रिम्सन लाइटनिंग डैश को सक्रिय कर दिया है। प्रति सेकंड 20 जोड़ मैना का उपभोग करके आपने 200 जोड़ चपलता अंक प्राप्त किए हैं। अब आदित्य के आंकड़े भी बढ़ गए हैं, उसकी शक्तियां दूसरे स्तर पर पहुंच गई हैं। वर्तमान आदित्य आधे प्रयास से ही आदमखोर राक्षस को हरा सकता है। आदित्य की आभा को मजबूत होते देख सुप्रीम एल्डर हैरिस को पसीना आने लगा, जबकि अन्य लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि वे आदित्य को घूरने और मन ही मन उसे कोसने में व्यस्त थे। क्या एक अरब शाही सोने के सिक्के पर्याप्त नहीं हैं? हैरिस ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। भले ही एक अरब शाही सोने के सिक्के देने से ड्रैगन स्लेयर गिल्ड अपंग हो जाता, लेकिन सुप्रीम एल्डर हैरिस अभी भी आदित्य को इतनी बड़ी रकम देने को तैयार थे ताकि वह उन पर हमला न करे। लेकिन ऐसा लगता है कि एक अरब शाही सोने के सिक्के भी आदित्य को गिल्ड पर हमला न करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। महामहिम, अगर यह राशि पर्याप्त नहीं है तो हम इस राशि को बढ़ा सकते हैं, तो यह हमारी सबसे बड़ी कृपा होगी। हर महीने हम आपको अगले 5 वर्षों के लिए अपने मुनाफे का 50% देंगे। हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि मुनाफा हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। सुप्रीम एल्डर हैरिस ने यथासंभव विनम्र होने की कोशिश की। उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए अपना सिर नीचा करना आसान नहीं था, लेकिन वह अपने संघ की रक्षा के लिए ऐसा करने को तैयार थे। सुप्रीम एल्डर, क्या तुम पागल हो गए हो? इस कमीने को 5 साल तक हमारी मासिक आय का 50% देने के साथ साथ उसे 1 बिलियन रॉयल गोल्ड कॉइन भी दे रहे हो। क्या तुम ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को अंदर से नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो? इस सब बकवास के बजाय ये बेहतर होगा कि हम इस कमीने पर हमला करें और उसे यहीं मार दें। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि 6 शीर्ष 5वें क्रम के साधक इस कमीने को नहीं मार सकते। हारून, एक और एल्डर सुप्रीम एल्डर के शब्दों को सुनकर पूरी तरह पागल हो गया। सुप्रीम एल्डर हैरिस इस समय बहुत मुश्किल स्थिति में थे। उन्हें पता था कि दूसरे एल्डर उनसे बहुत असंतुष्ट थे। दूसरे एल्डर आदित्य को अपनी संपत्ति देने के बजाय युद्ध में उसका सामना करना पसंद करेंगे। लेकिन ये मूर्ख ये समझने में विफल हैं कि हम सभी यहाँ भी इस राक्षस को नहीं हरा सकते। तुम सब कब से इतने मूर्ख हो गए? मुझे लगता है तुम्हारा नाम आरोन है। आदित्य ने आरोन की तरफ ठंडे अंदाज में देखा। आदित्य की नज़रों का सामना करते हुए बड़े आरोन को जरा भी डर नहीं लगा। इसके बजाय उसने अपनी छाती ऊंची की और अहंकार से आदित्य की तरफ देखा। ये सही है, मेरा नाम आरोन है। आदित्य ने सुप्रीम एल्डर हैरिस की ओर देखने से पहले अपना सिर हिलाया। एल्डर हैरिस, मुझे आपसे 1 बिलियन रॉयल गोल्ड कॉइन की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे उस पार्टी का नाम बताइए जिसने आपको मुझे नीचे गिराने के लिए कहा था। इतना ही काफ़ी होगा। स्टारिन साम्राज्य ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बजाय स्टारिन साम्राज्य इस द्वीप को सुरक्षा प्रदान करेगा। आदित्य की बातें सुनकर सभी लोग असमंजस में पड़ गए, लेकिन सुप्रीम एल्डर हैरिस वाकई बहुत खुश हुए। ये शब्द किसी सपने की तरह लग रहे थे। सुप्रीम एल्डर हैरिस के लिए ये सच होना बहुत अच्छा था। महाराज, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, है न? क्विंसी हैरिस को डर था कि उनके ठेकेदार का नाम जानने के बाद आदित्य अपनी बात बदल देगा। आदित्य ने सिर हिलाया। ये सम्राट झूठ नहीं बोलता। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। आदित्य ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर को राहत मिली। दूसरे एल्डर की आंखों में भी गुस्सा कम हो गया, लेकिन एल्डर एलिस अभी भी आदित्य को घृणा से घूर रहे थे। लगभग 40 दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया था। वह डाइंग आइल महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। वह महान सम्राटों में से एक है। वह शैडो आइलैंड साम्राज्य का सम्राट है। ये जानकर आदित्य ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान में पश्चिमी क्षेत्र एक दूसरे के साथ युद्ध में हैं। छाया द्वीप और 2 अन्य साम्राज्य युद्ध में शामिल नहीं हैं और तटस्थ बने हुए हैं। तीनों सम्राटों ने महामहिम को खत्म करने की योजना बनाई।
एक बार ड्रैगन सम्राट मर गया तो पूरे स्टारिन साम्राज्य पर कब्जा करना बहुत आसान होगा। हैरिस को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह जानता था कि आदित्य सब कुछ समझ गया है। इसके साथ हमारे ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को अब स्टारिन साम्राज्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हैरिस ने माथे से पसीना पोंछते हुए राहत की सांस ली। ये पूरा समय बहुत नर्वस रहा है। तो ये सब शुरू से ही उनका था। मुझे लगा कि पश्चिमी क्षेत्र में युद्ध उन कमीने सम्राटों को मेरे बारे में भूल जाने पर मजबूर कर देगा। मुझे लगता है कि मैं गलत था। इस बार मैं खुद सभी 7 सम्राटों को खत्म कर दूंगा। मैंने बहुत समय तक खुद को रोके रखा। मैंने उन पर दया करके गलती की। आदित्य ने पश्चिमी क्षेत्र में 7 साम्राज्यों को खत्म करने का मन बना लिया। चूंकि उन्होंने स्टारिन साम्राज्य को अपना दुश्मन बनाने का फैसला किया था, इसलिए आदित्य को उन पर दया क्यों दिखानी चाहिए। महाराज, क्या आप फॉलेन ड्रैगन द्वीप पर आना चाहेंगे? सुप्रीम एल्डर हैरिस ने अब पूरी तरह से अपनी सतर्कता कम कर दी थी। चूंकि यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि आदित्य अपनी बात रखने वाला व्यक्ति था, एल्डर हैरिस को पता था कि आदित्य के बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बेशक मैं फॉलन ड्रैगन द्वीप पर जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं पहले करना चाहता हूँ। आदित्य की ठंडी मुस्कान से हैरिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी अंतरात्मा अचानक तेज हो गई। उसे लगा कि अभी कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि आदित्य क्या करने वाला है, वह पहले इतना आगे बढ़ा कि दूसरों को ऐसा लगा जैसे वह सुप्रीम एल्डर हैरिस के ठीक सामने टेलीपोर्ट हो गया हो। इससे पहले कि हैरिस कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, आदित्य ने अपनी पूरी ताकत से सुप्रीम एल्डर के दिल पर मुक्का मारा। दरार। तभी तेज आवाज सुनकर सभी का खून जम गया। सभी की आंखें गहरी दहशत से चौड़ी हो गईं। अत्यधिक दर्द से सुप्रीम एल्डर हैरिस खांसते खांसते बेहोश हो गए और उनके मुंह से खून का एक बड़ा घूंट निकल गया। लेकिन बेहोश होने से पहले हैरिस ने आदित्य की तरफ ऐसे देखा जैसे वह शैतान को देख रहा हो। ऐसी बहुत सी बातें थीं जो हैरिस कहना चाहते थे लेकिन वह नहीं कह पाए। तुम कमीने हो, ये देखकर दूसरे लोग क्रोधित हो गए। शीर्ष 5वें क्रम के साधक के मन हृदय को नष्ट करना मारे जाने से भी बदतर था। अन्य लोग गुस्से में आदित्य की ओर दौड़ पड़े। हम चींटियों का झुंड जो खुद को ड्रैगन का हत्यारा कहते हैं। तुम इसके लायक नहीं हो। इस ड्रैगन सम्राट को ड्रैगन स्लेयर गिल्ड से हिसाब चुकता करना है। अभी मैं स्टारिन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मैं उन सभी ड्रैगन का प्रतिनिधित्व करता हूं जिनकी जान तुम सबने शुरू से ही ली है। ये ड्रैगन राजा बदला लेने के लिए यहाँ है। आदित्य झूठ नहीं बोल रहा था। उसने कभी नहीं कहा कि वह उन्हें छोड़ देगा। उसने कहा कि स्टारिन साम्राज्य ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। आदित्य अपनी बात नहीं तोड़ रहा था। ये शब्द कहने के बाद आदित्य ने अपना रक्त दबाना बंद कर दिया। जैसे ही आदित्य का रक्त दबा नहीं, उसके चारों ओर आभा तीव्र हो गई। ड्रैगन स्लेयर के रूप में सभी के चेहरे पीले पड़ गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि स्टारिन साम्राज्य में दिव्य रैंक ड्रैगन रक्तरेखा थी। ड्रैगन सम्राट को देखने के लिए हर किसी का शरीर कांपने लगा। शेष बुजुर्गों का खून ठंडा हो गया। लगभग 6 महीने पहले दिव्य रक्तरेखा वाला एक प्राणी पैदा हुआ था। उस समय ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ने यह पता लगाने की पूरी कोशिश की कि वह व्यक्ति कौन था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति आदित्य था। इस समय ड्रैगन स्लेयर गिल्ड द्वारा जीवित पकड़े गए सैकड़ों ड्रैगन। भूमिगत जेल में बंद सभी ड्रैगन को दिव्य ड्रैगन की उपस्थिति का एहसास हुआ। जेल के अंदर एक ऐसी जगह जहां सैकड़ों ड्रैगन दशकों से पिंजरे में बंद हैं। एक अंधेरे नरक में जहां ड्रैगन को नियमित रूप से यातना दी जाती है। ऐसी जगह जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता। एक ऐसा स्थान जहां हजारों ड्रैगन को नियमित रूप से क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया जाता है और मार दिया जाता है। एक ऐसा स्थान जहां सैकड़ों ड्रैगन को पिंजरे में बंद किया गया है। दिव्य ड्रैगन की आभा को महसूस करते हुए सभी ड्रैगन ने अपनी आंखें खोलीं और छत की ओर देखा। वे सभी इसे महसूस कर सकते हैं। छत से परे, धरती से परे, आसमान से 1000 मीटर ऊपर उनका उद्धारकर्ता आखिरकार आ गया था। हमारा राजा आ गया है। वह यहाँ है, वह यहाँ है। सभी ड्रैगन एक साथ दहाड़े। हमारा राजा यहाँ है। उनके सभी रक्तवंशों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसी समय आदित्य ने एक भयंकर गर्जना की जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। आदित्य की गर्जना इतनी तेज थी कि चौथे क्रम के कुछ साधक सीधे अपनी चेतना खो बैठे। सभी को आदित्य से एक कदम पीछे हटना पड़ा। उनकी गर्जना 100 किलोमीटर दूर से भी सुनी गई। अंधेरी जेल के अंदर सभी ड्रैगन ने आदित्य की बातें सुनी। सभी ड्रैगन ने अपनी आंखें खोलीं। पी अल्फा पी डी अल्फा जे न्यू ए से ओम, ये ड्रैगन सम्राट यहाँ है। उठने का समय आ गया है। उस पिंजरे को नष्ट करें जो आपको बांध रहा है। अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को मार दें। अपने दुश्मनों से मत डरो क्योंकि तुम्हारा सम्राट यहाँ है। ओह मेरे ड्रैगन्स, खड़े हो जाओ। ये ड्रैगन सम्राट तुम्हें बुला रहा है। इन गंदे प्राणियों को तुम्हें दबाने मत दो। अब खड़े हो जाओ। उस पल मानो सभी ड्रैगन्स के अंदर कुछ टूट गया हो। ये वह क्षण था जब एक चमत्कार हुआ। एक ऐसा क्षण जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। ड्रैगन सम्राट के आह्वान ने ड्रैगन्स के लुप्त हो चुके ज्वलंत जुनून को पुनः प्रज्वलित कर दिया, जिन्हें दशकों से इस अंधेरे पिंजरे में रखा गया था। भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है। हमारा राजा यहाँ है।
हमारा भगवान हमें बुला रहा है। हम अपने राजा को निराश नहीं कर सकते। आइए हम उन सभी चीज़ों को नष्ट कर दें जो हमें हमारे राजा तक पहुंचने से रोकती हैं। सभी ड्रैगन एक बार फिर दहाड़ उठे। जेल की रखवाली के लिए जो पहरेदार नियुक्त किए गए थे वे पूरी तरह से डर गए। उसी समय नाथन ने आदित्य की बातें सुनी और समझ गया कि वहां ड्रैगन कैद हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के नाथन मैरागस ब्रुक शहर की ओर भागा। अभी नाथन अपने साथी ड्रैगन की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा था। चूंकि वह एक ड्रैगनियन है, इसलिए एक साथी ड्रैगन की मदद करना उसकी जिम्मेदारी थी। हर ड्रैगन ड्रैगन सम्राट का सेवक है। भले ही जेल में बंद ड्रैगन ने आदित्य को न देखा हो या ड्रैगन सम्राट के बारे में कभी सुना न हो, फिर भी वे आदित्य को अपने भगवान की तरह पूजते हैं। क्योंकि ड्रैगन के लिए ड्रैगन सम्राट ही उनका भगवान था और वे कभी अपने भगवान को धोखा नहीं देंगे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। मुझे इन अध्यायों को लिखने में बहुत मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि आपको भी इन अध्यायों को पढ़ने में मज़ा आया होगा। यह अध्याय कुछ दिन पहले अपलोड न करने की क्षतिपूर्ति है। मैं कल 2 और अध्याय जारी करूंगा, एक दूसरे दिन अपलोड न करने की क्षतिपूर्ति के लिए और दूसरा नियमित दैनिक अपलोड है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 314 गिरे हुए ड्रैगन द्वीप एक सिक्के के दो पहलू। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 314 फॉलन ड्रैगन आइलैंड एक सिक्के के दो पहलू। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छाया हेरफेर। नाथन के नीचे एक काली छाया ने सैकड़ों तीखे तंतुओं का रूप ले लिया। हर तंतु हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। इससे पहले कि पहरेदार समय पर प्रतिक्रिया कर पाते, तंतु पहले ही पहरेदारों में घुस चुके थे और उनकी जान ले चुके थे। नाथन यहीं नहीं रुका। यह उन दुर्लभ मौकों में से एक था जब नाथन को पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। उसने किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना बेतहाशा लड़ाई लड़ी। आमतौर पर नाथन अपने दुश्मनों की जिंदगी को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए लड़ता था, लेकिन अभी नाथन ने अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने में अपना समय लगाया। छाया रक्षक के नेता ने किसी को भागने नहीं दिया। अपनी छाया हेरफेर का उपयोग करके उसने सैकड़ों छाया टेंटिकल्स बनाए। छाया टेंटिकल्स ने किसी को भागने से रोक दिया। यदि कोई भागने की कोशिश करता है तो छाया का एक स्पर्श उस व्यक्ति को पकड़ लेता है और तब तक दबाए रखता है जब तक कि नाथन स्वयं उस व्यक्ति का जीवन समाप्त नहीं कर देता। पी अल्फा पी डी अल्फा न्यू ए से उसी समय भूमिगत जेल में अंडरस्को सैकड़ों ड्रैगन जिन्हें अब उनके सम्राट ने बुलाया है, उनमें एक नया पक्ष जागृत हुआ है। आदित्य के आह्वान ने इन ड्रैगन में कुछ ऐसा जगा दिया है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उनके दिल में और उनके खून में यह नई जलन की भावना, अपने सम्राट के आह्वान का उत्तर देने की यह नई तीव्र इच्छा, सभी बंधनों को तोड़ने की यह नई क्रिम्सन भावना, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट करने का यह नया ज्वलंत जुनून। इन ड्रैगन ने अपने जीवन में कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी। उनमें से कुछ को तो ये भी नहीं पता था कि इस भूमिगत जेल के बाहर एक विशाल अनदेखी दुनिया उनका इंतजार कर रही है। कुछ ड्रैगन तो ये भी मानने लगे थे कि यह जेल ही पूरी दुनिया है। आदित्य के आह्वान ने ड्रैगन्स को नई उम्मीद दी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मोनार्क कॉल ने ड्रैगन्स को जोश दे दिया है। ड्रैगन राजा की दहाड़ ने उनके वंश को जगा दिया है। ड्रैगन्स को अपने जीवन में पहली बार गुस्सा आया। उन्हें लगा कि इस समय वे कुछ भी कर सकते हैं। टकराना टकराना। जेल की एक कोठरी में एक विशालकाय ड्रैगन जिसका शरीर विशेष जंजीरों से बंधा हुआ है, बार बार अपने सिर से कोठरी की सलाखों पर वार कर रहा था और छूटने की कोशिश कर रहा था। इस समय ऐसा करने वाला वह अकेला नहीं था। जेल के अंदर सभी ड्रैगन ऐसा कर रहे थे। इस समय वे आज़ाद होना चाहते थे। इस समय वे अपने राजा से मिलना चाहते थे। वे अपने ड्रैगन सम्राट से मिलना चाहते थे। टकराना टकराना। ड्रिप ड्रिप। बार बार धातु की सलाखों से सिर टकराने से उनके सिर से खून टपकने लगा। लेकिन इस समय ये दर्द उनके लिए कुछ भी नहीं था। ड्रैगन्स को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। अभी उनके दिमाग में बस एक ही विचार घूम रहा था और वह था आज़ाद होना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टकराना। ये चीज़ क्यों नहीं टूट रही है? ड्रैगन्स में से एक ने हताशा में दहाड़ लगाए, लेकिन जब वह दहाड़ता है तो उसके खून में कुछ जलने लगता है। ड्रैगन को लगा कि उसके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है जब तक कि वह इसे और नहीं रोक पाया। सहज ज्ञान से उसने अपना मुंह खोला और अपने मुंह से आग की एक शक्तिशाली गेंद बाहर निकाली। टकराना। आग की लपटें धातु की सलाखों से टकराईं। धातु की सलाखें तुरंत पिघल गईं। ये देखकर ड्रैगन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने एक और तेज आवाज़ सुनी। एक और ड्रैगन ने अभी अभी अपनी शक्तियों को जागृत किया था। वायु तत्व का उपयोग करके ड्रैगन्स धातु की सलाखों को नष्ट करने में कामयाब हो गए हैं। यही बात पूरे जेल में होने लगी। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ने एक खास तरह की दवा विकसित की है।
जब इस दवा का इस्तेमाल नवजात ड्रैगन बेबीज पर किया जाता है तो यह नवजात ड्रैगन बेबीज की शक्तियों को जागृत होने से रोकता है और उनके शरीर को कमज़ोर भी बनाता है। जब ड्रैगन सम्राट ने अपनी दहाड़ से ड्रैगन्स को बुलाया, ड्रैगन सम्राट की पुकार से ड्रैगन की सभी रक्तरेखाएं गूंज उठीं। उस क्षण सभी ड्रैगन्स के भीतर कुछ हुआ। ड्रैगन सम्राट की पुकार ने किसी तरह से उनके रक्तरेखा पर दवा के प्रभाव को खत्म करने और उनकी जन्मजात शक्तियों को जागृत करने में मदद की। मेरे ड्रैगन सम्राट, कृपया इस नौकर का इंतजार करें, हम आ रहे हैं। इसी समय नाथन सभी गार्डों को मारने और जेल तक पहुंचने में कामयाब हो गया। योजक चिन्ह, दृश्य परिवर्तन फॉलन ड्रैगन द्वीप से 1500 फीट ऊपर खड़े आदित्य ने बेहोश सुप्रीम एल्डर क्विंसी हैरिस को पकड़ रखा था। आदित्य ने क्विंसी हैरिस की खेती नष्ट करने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा। इस बीच ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सदस्य और बुजुर्ग होश में आ गए। आदित्य की अचानक धरती और आसमान को हिला देने वाली दहाड़ ने उन्हें स्तब्ध कर दिया था। होश में आने के बाद अब ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सभी बुजुर्ग और सदस्य डरे हुए आदित्य को देखने लगे। उनमें से कुछ तो आदित्य से जल्द भाग जाना चाहते थे, लेकिन ड्रैगन स्लेयर होने का उनका अभिमान उनके आड़े आ गया। ड्रैगन स्लेयर्स में बहुत घमंड था। एक सदस्य ने जितने ज्यादा ड्रैगन मारे होंगे उस सदस्य में उतना ही ज्यादा घमंड और अहंकार होगा। ये बात खास तौर पर बड़ों के लिए सच है। ये जानते हुए भी कि वे जीत नहीं सकते, वे फिर भी उसी जगह पर डटे रहे। ड्रैगन सम्राट, बहुत आगे मत जाओ, तुम जो कर रहे हो वह शुद्ध बदमाशी है। हो सकता है कि हम आज तुम्हें हरा ना पाएं, लेकिन एक दिन तुम्हें अपना बदला मिलेगा। कर्म तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हमारी जगह कोई और तुम्हें हमारे साथ ऐसा करने के लिए सजा देगा। बचे हुए 5 बुजुर्गों में से एक एलिस ने कांपते हुए स्वर में आदित्य से कहा। जब वह बोल रहा था तो उसका शरीर कांपना बंद नहीं कर रहा था। मैं और तुम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हा 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 हा। आदित्य खुद को रोक नहीं सका और जोर से बोला, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम लोग क्या कहते हो। तुम सब यहाँ भ्रम में हो। ये तथ्य कि तुम ड्रैगन को मारना एक महान कार्य मानते हो, ये प्रमाण है कि तुम सभी के दिमाग में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। ऐसा मत करो जैसे कि ड्रैगन पूरी तरह से निर्दोष हैं। ड्रैगन अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए करते हैं, जैसा कि वे उचित समझते हैं। मैंने एक जंगली ड्रैगन के हाथों अपना पूरा परिवार खो दिया है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम मुझे अभी मार दो, लेकिन मैं कायरों की तरह भागूंगा नहीं। एलन नामक एक बुजुर्ग ने ऐसे ही साहसिक और साहसी शब्द कहे थे। आदित्य ने ठंडे मन से उस बुजुर्ग की तरफ देखा जिसने ये शब्द कहे थे। मैं मानता हूं कि सभी ड्रैगन स्वभाव से अच्छे नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी के हाथ पूरी तरह से साफ हैं। मैंने जो सीखा है उसके अनुसार आप लोग अपने जेल में मासूम बच्चे ड्रैगन पालते हैं। जब वे मासूम बच्चे ड्रैगन बड़े हो जाते हैं तो आप उन्हें मार देते हैं और ड्रैगन के शरीर के अंगों को बेच देते हैं। आखिर किसने तुम लोगों को ड्रैगन को पशुओं की तरह पालने का अधिकार दिया? उन बेचारे ड्रैगन ने अपने पूरे जीवन में कभी सूरज भी नहीं देखा है। जब से वे पैदा होते हैं तब से वे अपनी मृत्यु तक उस पिंजरे में बंद रहते हैं। ये सिर्फ एक बुराई है जो तुम लोग करते हो। पूरा ड्रैगन स्लेयर गिल्ड हद से ज्यादा सड़ा हुआ है। तुम लोग बहुत कम उम्र से ही उच्च क्षमता वाले बच्चों का दिमाग धोते हो ताकि तुम उन मासूम बच्चों को अपने वफादार कठपुतलियों में बदल सको। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सदस्य न केवल ड्रैगन को मारने में अच्छे हैं बल्कि वे आम लोगों को धमकाने के लिए भी जाने जाते हैं। अपने मनोरंजन के लिए तुम लोग जितने आम लोगों की जान लेते हो वह बहुत ज्यादा है और इस तथ्य को नकारने की कोशिश मत करो। आदित्य की बातें सुनकर कई सदस्यों को शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमाईं। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनके कामों को सही ठहरा सके। आदित्य, हमें पैसे के लिए ये करना पड़ा। ड्रैगन एल्डर गिल्ड के मुनाफे की गिनती करने के लिए जिम्मेदार एल्डर ने असहाय भाव से कहा। उसने ऐसा दिखाया जैसे कि पैसे कमाने का यही एकमात्र तरीका है। उसने ऐसा दिखाया जैसे कि वह कोई बहुत नेक काम कर रहा है। ड्रैगन को पशुओं की तरह रखकर पैसे कमाना। अगर मैं भी आप सभी और आपके बच्चों के साथ ऐसा ही करूं तो आपको कैसा लगेगा? ड्रैगन सम्राट के लिए यह अस्वीकार्य था। ड्रैगन का राजा अपने ही लोगों के साथ ऐसा कुछ कैसे होने दे सकता है? अगर वह अपने ही लोगों के साथ ऐसा कुछ होने दे तो वह कैसा राजा होगा? अगर आदित्य कुछ नहीं करता है तो वह इन सड़े हुए लोगों से भी बदतर है। आयादान ने आदित्य को पागलों की तरह देखा। आयादान ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसकी आंखें लाल हो गईं। यही हमारी जिंदगी का तरीका है। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड इसी तरह काम करता है और इसी तरह काम करेगा। हम ड्रैगन स्लेयर हैं और ड्रैगन को मारने के लिए ही मौजूद रहेंगे। आदित्य ने अपनी एडमेंटाइट डूमब्लेड निकालने से पहले 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी आंखें खोलते हुए उसने बड़ों को घूरते हुए भावहीन स्वर में कहा, मैं ड्रैगन सम्राट हूँ। मैं सभी ड्रैगनों का राजा हूँ। राजा के रूप में सुरक्षा प्रदान करना और अपने लोगों का बदला लेना मेरा कर्तव्य है। अचानक आदित्य की आभा बहुत तेज हो गई। सभी डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गए। बुजुर्गों के चेहरे पर पसीने की बूंदें बहने लगीं। रॉक पक्षी आदित्य से भागना चाहते थे। जादुई जानवर होने के कारण इन पक्षियों को एहसास हुआ कि आदित्य कितना खतरनाक है। चिंता मत करो, मैं तुम 5 को नहीं मारूंगा।
मैं तुम्हारी खेती को नष्ट कर दूंगा और फिर मैं तुम्हें वापस इस्तारिन साम्राज्य की राजधानी में ले जाऊंगा। वहां तुम सभी को बंदी बनाकर रखा जाएगा। ड्रैगन पैलेस में आने वाले हर ड्रैगन को तुम सभी को सिंहासन वाले चाबुक से मारने का मौका मिलेगा। आदित्य ने एक ठंडी मुस्कान के साथ एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे सभी की रीढ़ में से हरन दौड़ गई। मैं तुम में से किसी को भी मरने नहीं दूंगा। मैं अपने ड्रैगनियन से तुम्हारे शरीर को उपचार की गोलियों से ठीक करवाऊंगा। मैं तुम लोगों को मरने नहीं दूंगा। हर दिन तुम्हारा दुख जारी रहेगा। यह यातना तुम्हारे जीवन के अंत तक जारी रहेगी। आदित्य की बातें सुनकर सभी बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी बुजुर्ग 5वीं श्रेणी के शीर्ष साधक थे, भले ही आदित्य ने उनकी साधना नष्ट कर दी हो, फिर भी वे बहुत लंबे समय तक जीवित रहेंगे। इसका मतलब था कि उनका दुख कम से कम अगले 1000 या शायद 10,000 सालों तक खत्म नहीं होगा। इस तरह के जीवन की कल्पना मात्र से ही सभी लोग डर के मारे कांप उठे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। इस उपन्यास को शक्ति पत्थरों से समर्थन प्रदान करें। पाठकों ओसोमा बिन्समोकन, लैगन ड्रैगन और आनिंजा को इस उपन्यास को आइस कोला और प्रेरणा कैप्सूल के साथ उपहार में देने के लिए विशेष धन्यवाद। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 315 बोनस 315 गिरे हुए ड्रैगन द्वीप वीक ड्रैगन सम्राट का संकल्प। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम बोनस 315 फॉलन ड्रैगन आइलैंड वीक ड्रैगन सम्राट का संकल्प। एड्स बाय पब फ्यूचर। नाथन को देखकर ड्रैगन्स को पहले लगा कि वह कोई दुश्मन है, लेकिन उसकी आभा को महसूस करने के बाद सभी ड्रैगन्स ने अपनी सतर्कता कम कर दी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह आदमी एक ड्रैगन है। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी आभा से ही सभी ड्रैगन्स ये बता सकते हैं कि यह आदमी वाकई बहुत शक्तिशाली है और उनके ड्रैगन सम्राट के बहुत करीब है। इसका ये भी मतलब था कि उनके ड्रैगन सम्राट ने उनकी मदद के लिए अपना नौकर भेजा है। नाथन ने भूमिगत अंधेरी जेल को देखा। जेल के अंदर की हवा बहुत भारी और बहुत गंदी थी। नाथन ने देखा कि पूरी जेल बहुत गंदी थी। कुछ कोनों में वह कुछ ड्रैगन की हड्डियां भी देख सकता था। कोई ऐसी जगह पर कैसे रह सकता है, नाथन ने सोचा। अब उसे ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के प्रति और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस जेल की तुलना में इस्टारिन साम्राज्य की जेल स्वर्ग जैसी लगती थी। ये नर्क और स्वर्ग की तुलना करने जैसा है, भले ही दोनों जगहों को जेल कहा जाता है। सब लोग मेरे साथ चलो। मैं तुम सबको हमारे ड्रैगन सम्राट के पास ले चलूंगा। जब हम अपने रास्ते पर होंगे तो हम इन कीड़ों से अपना बदला भी ले लेंगे। सभी ड्रैगन्स ने एक स्वर में अपना सिर हिलाया। जैसे ही नाथन ने ड्रैगन्स को जेल से बाहर खरीदा, सभी ड्रैगन्स पागल हो गए। जो भी उनकी नज़र में आया उसे तुरंत मार दिया गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह व्यापारी था या गार्ड। चाहे वह कोई भी हो, सभी मारे गए। नाथन और ड्रैगन्स ने हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया। उनकी नज़र में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारना उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया था। ऐसा लग रहा था मानो ये ड्रैगन्स नासमझ खूनी राक्षसों में बदल गए हों। ड्रैगन्स जो कर रहे थे उसे बताने के लिए क्रूरता शब्द पर्याप्त नहीं होगा। यह एक तरफा नरसंहार था। यहाँ आने से पहले नाथन ने पहले से ही मजबूत लोगों को खत्म कर दिया था। जो बचे थे वे प्रथम श्रेणी के साधक थे। ड्रैगन आसानी से उनसे निपटने में सक्षम थे। कुछ ड्रैगन ने मनुष्यों और अन्य प्राणियों को कागज के टुकड़े की तरह फाड़ना भी शुरू कर दिया। जल्द ही मैरागस ब्रुक का पूरा शहर खून से रंग गया। खून ने मैरागस ब्रुक शहर की जमीन को लाल कर दिया था। इमारतों और ढांचों की दीवारें खून से रंग गई थीं। लाशों के टुकड़े इधर उधर पड़े थे। चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, चाहे वह महिला हो या पुरुष, चाहे वह जानवर हो या इंसान, सभी पर कोई दया नहीं दिखाई गई। मैरागस ब्रुक शहर के हर एक प्राणी को मार दिया गया। भाग्यशाली वे लोग थे जो इस पागलपन के शुरू होने से पहले गिरे हुए ड्रैगन से बच निकलने में कामयाब रहे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब मरने का समय आ गया है। आदित्य अभी भी बेहोश सुप्रीम एल्डर क्विंसी हैरिस को पकड़े हुए था। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वूश। कहाँ गया मुझे नहीं पता। मैं भी उसकी आभा महसूस नहीं कर सकता। क्या उसने हमें छोड़ दिया? बुजुर्ग ने जल्द ही यह बात छोड़ दी। कोई भी इंसान उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। खासकर उसकी आंखों में ठंडी जानलेवा नज़र देखने के बाद उसे यकीन था कि यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, किशोर हो या बुजुर्ग, सभी को मार दिया जाएगा। अरे वाह, मुझे अभी भी मौका रहते हुए भागने की कोशिश करनी चाहिए थी। मुझे इन मूर्खों की बातें सुननी चाहिए थीं। एक बुजुर्ग जिसने अभी तक आदित्य से बात नहीं की थी और चुप रहा था, अब अपने फैसले पर पछता रहा था। जब उसने आसमान में लाल बिजली देखी तो उसका पहला विचार इस द्वीप से भाग जाने का था, लेकिन सुप्रीम एल्डर ने किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी। इसलिए उसके पास सुप्रीम एल्डर के साथ आने और आदित्य का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
और यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, एक ऐसी गलती जिसकी वजह से अब उसे अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। आदित्य को गायब हुए 3 सेकंड भी नहीं बीते थे कि आसमान से सैकड़ों लाशें गिरने लगीं। बुजुर्ग लोग इस दृश्य को देखकर घबरा गए क्योंकि हर सेकंड आसमान से सैकड़ों लाशें गिरने लगीं। अपनी गति का प्रयोग करते हुए वह ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सदस्यों का वध करता रहा, मानो वे गोभी हों। डिंग, आपने एक शीर्ष 4 क्रम के साधक को मार दिया है। आपने अनुभव अंक अर्जित किए हैं। आपके अनुभव अंक सहेजे गए हैं। डिंग, आपने एक शुरुआती 4 क्रम के साधक को मार दिया है। आपने अनुभव अंक अर्जित किए हैं। आपके अनुभव अंक सहेजे गए हैं। डिंग, आपने एक मध्य 4 क्रम के साधक को मार दिया है। आपने अनुभव अंक अर्जित किए हैं। आपके अनुभव अंक सहेजे गए हैं। जब आदित्य ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सदस्यों का नरसंहार कर रहा था, तब सिस्टम संदेशों से भर गया था। काफी समय हो गया है जब मैंने सिस्टम से इतने सारे संदेश देखे हैं। आदित्य ने अपनी गति बढ़ा दी। कुछ सेकंड बाद ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सभी सदस्य मर चुके थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि रॉक के सभी 1000 जादुई पक्षी अभी भी जीवित थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, अगर तुम बचना चाहते हो तो हिलना मत। तुम 1 इंच भी हिलोगे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सभी रॉक पक्षियों ने तेजी से अपना सिर हिलाया। पक्षी इतने डरे हुए थे कि आदित्य पर हमला करने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे। अब जब सभी छोटे कीड़े कुचल दिए गए हैं, तो अब तुम पांचों से निपटने का समय आ गया है। आदित्य ने ठंडी मुस्कान के साथ बड़ों की ओर धीरे से उड़ान भरी। ये देखकर बुजुर्ग डरकर पीछे हट गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनके जैसे 5वें क्रम के साधक 3रे क्रम के साधक के सामने कांप उठेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। वर्तमान आदित्य को एक ही शब्द में वर्णित किया जा सकता है, और वह है राक्षस। जैसे ही आदित्य आगे बढ़ने वाला था, एक आवाज ने उसे रोक दिया। युवा ड्रैगन, मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम अभी रुक जाओ। कृपया अवश्य पधारिए। आदित्य ने एडमांटाइट डूम ब्लेड को अपने कंधे पर रखा और अपनी दाईं ओर देखा। आदित्य से करीब 500 मीटर दूर एक सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी आसमान में खड़ा था। अधेड़ उम्र के आदमी ने सफ़ेद रंग के शानदार कपड़े पहने थे। उसने सुनहरे क्रॉस के आकार की बालियां पहनी थीं। उसके बाल सुनहरे और त्वचा गोरी थी। उसकी साधना भी शिखर 5वें क्रम की प्रतीत होती थी, लेकिन ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के बुजुर्गों की तुलना में वह उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई देता था। लेकिन वर्तमान आदित्य जितना मजबूत नहीं। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा। अगर यह आदमी उसके रास्ते में खड़ा होता, चाहे वह कोई भी हो, आदित्य ने यहीं अपनी जान लेने का मन बना लिया था। आदित्य ड्रैगन स्लेयर गिल्ड से तंग आ चुका था, खास तौर पर यहाँ आने के बाद। अब जब उसने अपनी आंखों से गिल्ड द्वारा अपने ही लोगों के साथ किए जा रहे घिनौने कामों को देखा है, तो ड्रैगन स्लेयर के लिए आदित्य की नफरत और भी बढ़ गई है। मैं इकोनेक्सस साम्राज्य का युवराज हूँ। आदित्य ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। अब जब उसने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को करीब से देखा, तो उसकी कमर पर एक सुनहरा सिक्का लटका हुआ था। उस सुनहरे सिक्के पर इकोनेक्सस साम्राज्य का प्रतीक था। ये तलवार पकड़े हुए एक शेर का प्रतीक था। इकोनेक्सस एम्पायर के क्राउन प्रिंस, मैं आपसे एक बार पूछूंगा, क्या आप मुझे ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को नष्ट करने से रोकने के लिए यहाँ हैं? आदित्य ने गहरी आवाज में पूछा। आमतौर पर वह यहीं रुक जाता क्योंकि इस्टारिन साम्राज्य में पहले से ही बहुत सारी चीजें चल रही थीं। इकोनेक्सस साम्राज्य के क्रोध को जोड़ने से आदित्य को और अधिक सिरदर्द होगा। लेकिन अब आदित्य एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां यह वह था या ड्रैगन स्लेयर गिल्ड। अपनी तरह के लोगों की खातिर गिल्ड को नष्ट किया जाना चाहिए। आदित्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इस प्रक्रिया में इकोनेक्सस साम्राज्य को अपमानित करता है या नहीं। इस्टारिन साम्राज्य को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। आदित्य को किसी दूसरे साम्राज्य को नष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इकोनेक्सस साम्राज्य के युवराज को आदित्य का लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके पिता के अलावा किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। लुई ने अपना संयम नहीं खोया। उसने अपना पसंदीदा हथियार लिया, जो एक काला भाला था। काले भाले को पकड़े हुए लुई ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। अगर आदित्य ने कार्रवाई की तो वह ड्रैगन स्लेयर गिल्ड की रक्षा करेगा, और अगर आदित्य ने क्राउन प्रिंस के खिलाफ कोई कदम उठाया तो इसका मतलब होगा कि इस्टारिन साम्राज्य इकोनेक्सस साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देगा। आखिरकार पूरी स्थिति एक महान युद्ध में बदल जाएगी। तो ये तुम्हारा जवाब है? आदित्य निराश नहीं था या कुछ भी नहीं। उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को नष्ट करते हुए एक अतिरिक्त पीक 5वें क्रम को मार दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। आदित्य, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ सकते हो कि इकोनेक्सस साम्राज्य ड्रैगन स्लेयर गिल्ड का दीर्घकालिक मित्र है। हमारे पूर्वजों ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड की मदद की है। जरूरत के समय ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ने भी हमारे साम्राज्य की मदद की है। अगर तुम अब रुक गए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमने अब तक क्या किया है। मैं कहूंगा कि 34 दिन पहले उन्होंने जो किया है उसकी भरपाई के लिए ये काफ़ी है। हम इस मामले को यहीं ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम आगे बढ़ोगे तो मैं भगवान की कसम खाता हूं कि यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लुई की बातें सुनकर आदित्य अब गुस्से में पागल हो चुका था। आदित्य ने लुई पर अपनी हत्या की नीयत पूरी तरह से छोड़ दी। बड़ों की जगह अब उसका पूरा ध्यान लुई पर था। किसने तुझे हिम्मत दी मुझसे इस तरह बात करने की?
तू खुद को क्या समझता है? जब तू मेरी उम्र में लड़कियों को जीतने में व्यस्त था तब मैं साम्राज्यों को जीतने में व्यस्त था। कमीने, तू मुझसे उम्र में बड़ा हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तू मेरे सामने खड़ा होकर इस सम्राट का अपमान कर सकता है। तेरे पिता भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। आदित्य की हत्या की मंशा से लुई का चेहरा पीला पड़ गया। लुई को बहुत भारीपन महसूस हो रहा था। उसे अपना शरीर उठाने में भी कठिनाई हो रही थी। आदित्य की हत्या की मंशा उसकी शक्तियों से भी अधिक प्रबल थी। उसने 10 लाख से अधिक प्राणियों को मारा था। उसने जितने अधिक प्राणियों को मारा उसकी हत्या की मंशा उतनी ही प्रबल होती गई। आदित्य, अगर तुम क्या हिम्मत है? कुतिया, मैं इकोनेक्सस साम्राज्य से निपट लूंगा। ये सम्राट डरता नहीं है। अगर तुम्हारा साम्राज्य लड़ना चाहता है तो लड़ो। मैं तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अपमानित होने को बर्दाश्त नहीं करने वाला। आदित्य लुइस के सामने प्रकट हुआ। इससे पहले कि लुइस कुछ कर पाता, आदित्य ने लुइस के मन हृदय पर मुक्का मारा। टकराना, अहह! क्राउन प्रिंस ने जोरदार चीख मारी। उसकी चीख फॉलेन ड्रैगन द्वीप तक पहुंची। बेहोश होने से पहले लुइस ने एक बड़ा मुंह खून बाहर निकाला। बिल्कुल नहीं, उसने युवराज की खेती को नष्ट कर दिया। इस समय बुजुर्गों को जो निराशा महसूस हुई उसे केवल शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आदित्य ने सुप्रीम एल्डर और क्राउन प्रिंस लुइस के शवों को रॉक बर्ड्स में से एक के पास फेंक दिया। रॉक बर्ड ने उन दोनों को पकड़ लिया और फिर आदित्य को असमंजस में देखने लगा। अभी इन्हें अपने पास रखो। आदित्य ने फिर बड़ों की ओर रुख किया। इस समय बड़ों को पता चल गया था कि भगवान भी उन्हें इस शैतान से नहीं बचा पाएंगे। अब भुगतान का समय आ गया है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को यह अध्याय पसंद आया होगा। ये दूसरे दिन अपलोड न करने का एक अध्याय है। कल मैं 2 अध्याय अपलोड करने का प्रयास करूंगा। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 316 फॉलन ड्रैगन आइलैंड वीक स्लेयर गिल्ड का अंत। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 316 फॉलन ड्रैगन आइलैंड वीक स्लेयर गिल्ड का अंत। कार्डियोटोन, अब उच्च रक्तचाप का सबसे बड़ा दुश्मन। इससे पहले कि वे इसे दूर ले जाएं, पढ़ लें। 83 गुना पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ समय बाद आदित्य सैकड़ों ड्रैगन्स के सामने उतरा। आदित्य के पीछे हजारों रॉक पक्षी आज्ञाकारी ढंग से जमीन पर उतरे। एल्डर्स और प्रिंस लुइस के बेहोश शरीर को 2 रॉक पक्षी उठा रहे थे। जैसे ही आदित्य जमीन पर उतरे, नाथन एक घुटने पर बैठ गए और फिर अपना सिर नीचे कर लिया। नाथन के पीछे पीछे सभी ड्रैगन्स ने भी ऐसा ही किया। वे भी घुटनों पर बैठ गए और अपना सिर नीचे कर लिया। उनकी आंखें अपने सम्राट के प्रति सम्मान और प्रशंसा से भरी हुई थीं। आप सभी उठ सकते हैं। आदित्य ने ड्रैगन्स की स्थिति को देखा। वह ड्रैगन्स के शरीर पर जंजीरों के निशान देख सकता था। ये देखकर आदित्य को अपने दिल में एहसास हुआ कि उसने सही काम किया है। यहाँ कुछ ड्रैगन्स की उम्र सिर्फ 10 या 11 साल थी। जन्म से ही इन छोटे ड्रैगन्स को उस अंधेरी भूमिगत जेल में बंद करके रखा गया है और न जाने कितनी बार उन्हें प्रताड़ित किया गया है। महाराज, वह कौन है? नाथन राजकुमार लुइस के बारे में पूछे बिना नहीं रह सका। ये प्रिंस लुइस है। वह इकोनेक्सस साम्राज्य का क्राउन प्रिंस है। क्राउन प्रिंस लुइस के बेहोश शरीर को देखते हुए आदित्य ने मजाक करते हुए कहा। वह चाहता था कि मैं रुक जाऊं, इसलिए मैंने उसका भी ख्याल रखा। नाथन, सब कुछ कैसा चल रहा है? आदित्य ने पूरे फॉलेन ड्रैगन द्वीप पर अपनी संवेदनाएं फैलाते हुए पूछा। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सभी लोग मर चुके हैं। एक भी सदस्य को भागने की अनुमति नहीं दी गई। नाथन ने उत्तर दिया। अच्छा काम। जब मैं इस्तारिन साम्राज्य में वापस जाऊंगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए पुरस्कृत करूंगा। नाथन उन लोगों में से एक था जिस पर आदित्य हमेशा भरोसा कर सकता है। नाथन आदित्य की उम्मीदों पर खरा उतरने में कभी असफल नहीं हुआ। काम की कठिनाई के बावजूद नाथन हमेशा इसे समय पर पूरा करने में कामयाब रहा है। महाराज, आपकी प्रशंसा इस सेवक के लिए पर्याप्त है। वैसे अपनी साधना में उन्नति करने के लिए आपको बधाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास एक भाग्य काउंटर था जो खेती से बढ़ता था। कुछ और दिनों या शायद एक सप्ताह की खेती के साथ मुझे शुरुआती 4वें क्रम तक पहुंचने के लिए तैयार होना चाहिए। नाथन ने अपना सिर हिलाया। नाथन के मन में आदित्य के लिए सम्मान और प्रशंसा केवल बढ़ती गई। ये देखकर आदित्य ने आह भरी। काश तुम्हें पता होता कि मैं कभी भी 5वें क्रम की चोटी पर पहुंच सकता हूं। ये व्यवस्था मेरी धोखेबाजी है। व्यवस्था के कारण हर कोई आदित्य को कोई स्वर्ग विरोधी प्रतिभाशाली व्यक्ति मान रहा है। महाराज, मैंने खजाने की सफाई कर दी है। मैरागस ब्रुक शहर की हर कीमती चीज इस स्टोरेज रिंग में रख दी गई है। अगर मेरी गणना सही है तो इस रिंग के अंदर मौजूद सारी संपत्ति की कीमत 5 अरब शाही सोने के सिक्कों से भी ज्यादा है। ये सुनकर आदित्य की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये बहुत ज्यादा पैसा था।
यहाँ तक कि स्टारिन साम्राज्य भी मुश्किल से 1 अरब शाही सोने के सिक्के निकाल सकता है, 5 अरब तो दूर की बात है। आदित्य ने नाथन से वह अंगूठी ली और फिर उसे अपने बाएं हाथ के अंगूठे में पहन लिया। महाराज, ये समय की बात है कि इकोनेक्सस साम्राज्य को पता चले कि यहाँ क्या हुआ है। इकोनेक्सस साम्राज्य निश्चित रूप से स्टारिन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने जा रहा है। मुझे पता है नाथन, उन्हें आने दो, मुझे डर नहीं है। मैं खुद इकोनेक्सस साम्राज्य के खिलाफ स्टारिन सैनिकों का नेतृत्व करूंगा। जो कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत करेगा उसे कुचल दिया जाएगा। ये सम्राट अब पीछे नहीं हटने वाला है। आदित्य इकोनेक्सस साम्राज्य के खिलाफ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अगर यह अतीत का स्टारिन साम्राज्य होता तो आदित्य को शायद संकोच होता, लेकिन अब उसे जरा भी डर नहीं लगता। आदित्य किसी भी शिखर 5वें क्रम के साधकों से आसानी से निपट सकता है। भले ही शिखर 5वें क्रम के साधक 100 हों, आदित्य उनसे अकेले ही निपट सकता है। ये ड्रैगन सम्राट का आत्मविश्वास था। उस मामले को छोड़कर मैं किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं। नाथन और ड्रैगन अपने ड्रैगन सम्राट की बातें सुनते रहे। मैंने सोचा था कि पश्चिमी क्षेत्र में युद्ध महान 7 सम्राटों को एकजुट होने से रोकेगा। मैंने सोचा था कि युद्ध उन बूढ़े मूर्खों को आपस में ही उलझा देगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत था। 3 तटस्थ साम्राज्यों ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को मेरा जीवन समाप्त करने का काम सौंपा था। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ने अपने सदस्यों को स्टारिन साम्राज्य में भेजने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उन्हें उन 3 साम्राज्यों का समर्थन प्राप्त था। उन बूढ़े मूर्खों ने सोचा कि जब तक मैं मर जाऊंगा वे स्टारिन साम्राज्य से निपट सकते हैं। नाथन, हम आज रात शैडो आइलैंड्स एम्पायर पर हमला करेंगे। आदित्य के जल्दी करने के 2 कारण थे। पहला कारण क्राउन प्रिंस लुइस से संबंधित था। ये पुष्टि हो चुकी थी कि इकोनेक्सस एम्पायर स्टारिन एम्पायर पर हमला करेगा। इससे पहले कि इकोनेक्सस साम्राज्य इस खबर को पचाए और युद्ध के लिए आए, आदित्य पश्चिमी क्षेत्रों में अपने दुश्मनों को नष्ट करना चाहता था। तीनों साम्राज्यों को खत्म किया जाना चाहिए, अन्यथा इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे बूढ़े मूर्ख इकोनेक्सस साम्राज्य के साथ हाथ मिला लेंगे। जब ऐसा होगा तो आदित्य को 4 साम्राज्यों की सेनाओं से लड़ने में सिरदर्द होगा। इकोनेक्सस साम्राज्य के सहयोगियों का तो कहना ही क्या। अगर आदित्य अपने दुश्मनों को हाथ मिलाने और अपने साम्राज्य पर हमला करने की अनुमति देता है तो भले ही वह युद्ध जीत जाए, लेकिन हताहतों की संख्या स्टारिन साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी होगी। दूसरा कारण लौरा से जुड़ा था। चूंकि 10 दिन बाद दीपसी पैलेस में सिंहासन के लिए प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, इसलिए आदित्य की वहां मौजूदगी जरूरी थी। उसने लौरा को वचन दिया था कि वह वहां जरूर आएगा। परिणामस्वरूप आदित्य जल्द से जल्द पश्चिमी क्षेत्र के 3 महान साम्राज्यों को खत्म करना चाहता था। वह इकोनेक्सस साम्राज्य को भी कुछ दिनों के लिए रोकना चाहता था, जब तक कि प्रतियोगिता समाप्त न हो जाए। निश्चित रूप से उसके लिए इकोनेक्सस की सेनाओं को कुछ दिनों तक रोकना अपेक्षाकृत आसान काम होगा। हालांकि अगर अन्य 3 साम्राज्य उनके साथ सेना में शामिल हो गए तो उनके लिए इसे बनाए रखना असंभव होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्टारिन साम्राज्य के पास वर्तमान में डाइंग आइल महाद्वीप पर सबसे अधिक संख्या में सैनिक हैं। हालांकि महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ी सेना भी महाद्वीप पर 4 साम्राज्यों की संयुक्त सेना को रोक नहीं पाएगी। कृपया अवश्य पधारिए। समझ गया महाराज। आदित्य ने फिर ड्रैगन्स की तरफ देखा। उसने ड्रैगन्स की सभी स्थितियों को देखा। ड्रैगन सम्राट की घूरती निगाहों को देखकर सभी ड्रैगन्स थोड़े घबरा गए। 10 मिनट की खामोशी के बाद आखिरकार उसने बर्फ तोड़ी। अब से तुम ड्रैगन सम्राट के साथ ड्रैगन पैलेस में रहोगे। इसे ले लो, यह आधिकारिक तौर पर तुम सभी को मेरे अनुयायी के रूप में चिन्हित करेगा। उसके हाथ की एक लहर के साथ हवा में सुनहरे खून की 100 बूंदें दिखाई दीं। अगले ही पल सुनहरे रक्त की एक एक बूंद नाथन को छोड़कर प्रत्येक ड्रैगन के शरीर पर गिर गई। सभी ड्रैगन के शरीर गहरे लाल रंग में चमकने लगे। नाथन आदित्य के पीछे चला गया और दृश्य को देखने लगा। आदित्य के खून ने ड्रैगन्स के खून को शुद्ध करना शुरू कर दिया। उनकी रक्तरेखा रैंक उन्नत हो गई। जब तीव्र गहरे लाल रंग की रोशनी मंद हो गई तो सभी ड्रैगन सैनिकों में बदल गए जो ड्रैगन सम्राट की सेवा करेंगे और उसके लिए मरेंगे। सभी ड्रैगन्स की शक्ल भी बदल गई। अब उनके तराजू की जगह और भी सख्त और राजसी तराजू आ गए थे। उनकी ऊंचाई भी बढ़ गई। कुछ ड्रैगन्स सीधे दूसरे क्रम की साधना रैंक पर पहुंच गए, जबकि ज्यादातर ड्रैगन्स क्रमशः पहले क्रम और शुरुआती दूसरे क्रम तक पहुंचने में कामयाब रहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप सब कैसा महसूस कर रहे हैं? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। जवाब देने के बजाय सभी ड्रैगन अपने घुटनों पर बैठ गए और अपना सिर नीचे कर लिया। हम ड्रैगन सम्राट के शाश्वत सेवक हैं। हम अपने सम्राट की सेवा करने के लिए जीते हैं। हम अपने सम्राट के लिए मरते हैं। हम अपने ड्रैगन राजा के अलावा किसी और स्वामी की सेवा नहीं करते। हम अपने ड्रैगन सम्राट के अलावा किसी और के सामने अपना सिर नहीं झुकाते। हम ड्रैगन सैनिक हैं। आदित्य ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया, लेकिन आदित्य के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक आश्चर्य ने ले ली, क्योंकि उसने अचानक महसूस किया कि 190 ड्रैगन इस द्वीप की ओर बढ़ रहे हैं। ड्रैगन्स इस द्वीप की ओर सभी दिशाओं से आ रहे थे। कुछ समय पहले जब ड्रैगन्स ने अपने सम्राट की दहाड़ सुनी तो वे गिरे हुए ड्रैगन द्वीप की ओर जाने की इच्छा को रोक नहीं पाए।
जहां तक आदित्य की दहाड़ पहुंचती, जब तक ड्रैगन्स अपने सम्राट की पुकार सुनते, वे अपने सम्राट की पुकार का उत्तर देते। अब 190 जंगली ड्रैगन्स अपने सम्राट की पुकार का उत्तर देने के लिए इस दिशा में बढ़ रहे थे। नाथन ने सभी की मौजूदगी को भांपते हुए सावधानी बरती, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया, क्योंकि उसे पता चला कि सभी ड्रैगन्स ही मौजूद थे। ड्रैगन्स महामहिम के आह्वान का जवाब देने के लिए यहाँ आ रहे होंगे। जल्द ही 190 ड्रैगन फॉलन ड्रैगन द्वीप पर उतर आए। आदित्य ने देखा कि इनमें से ज्यादातर ड्रैगन वाटर ड्रैगन थे जो समुद्र के पानी के नीचे रहते थे। इसका मतलब था कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड इन ड्रैगन का शिकार नहीं कर सकता था। वाटर ड्रैगन के शल्क गहरे नीले रंग के थे। उनकी पुतलियां हल्के नीले रंग की थीं। उनके पंजे सफ़ेद थे। सबसे छोटा वाटर ड्रैगन भी 12 मीटर बड़ा था। समूह में कुछ वाटर वाइवन भी थे। ड्रैगन सम्राट को नमस्कार। सभी ड्रैगनों ने अपना सिर नीचे किया और अपने राजा का अभिवादन किया। क्या आप सब मेरे साथ आना चाहते हैं? आदित्य ने पूछा। महाराज, हम आपके साथ आना पसंद करेंगे। हम ड्रैगन सम्राट के शाश्वत सेवक हैं। ठीक है। आदित्य ने अपने दिव्य रक्त की एक बूंद सभी ड्रैगन और वाइवन को दी। परिणामस्वरूप उनके शरीर विकसित हुए। वाटर वाइवन विकसित होकर असली वाटर ड्रैगन बन गए, जबकि वाटर ड्रैगन की रक्त रेखा और अधिक शुद्ध हो गई और उनकी ताकत और जल तत्वों पर उनका नियंत्रण बढ़ गया। नाथन, टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके सभी को घर वापस ले जाओ। अभी के लिए सभी को ड्रैगन पैलेस के अंदर ही रहने दो। साथ ही इन कमीनों को कोई भी उपचार की गोलियां मत दो। अभी के लिए उन्हें जेल में डाल दो। नाथन ने अपना सिर हिलाया। आपका क्या हाल है महाराज? नाथन ने असमंजस में पूछा। आदित्य ने मैरागस ब्रुक शहर से परे देखा और गहरी आवाज में कहा, इस द्वीप ने मेरे मुंह में बुरा स्वाद छोड़ दिया है। मैं इस पूरे द्वीप को नष्ट करने जा रहा हूं और फिर निकल जाऊंगा। चूंकि आसपास कोई और टेलीपोर्टेशन एरे नहीं है, इसलिए मुझे वेस्टर्निया महाद्वीप की मुख्य भूमि पर जाना होगा, जिसमें कुछ घंटे लगेंगे। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 317 बोनस 317 शांति का क्षण। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम बोनस 317 शांति का एक पल। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस उपन्यास को संदेश कुर्सी भेंट करने के लिए पाठक पेसी को धन्यवाद। नाथन के ड्रैगन रॉक पक्षियों और उसके कैदियों के साथ चले जाने के बाद आदित्य आकाश से 1000 मीटर ऊपर उड़ गया। अब मैं इस द्वीप को कैसे नष्ट करूं? आदित्य ने सोचा। वह सब कुछ नष्ट करने के लिए क्रिम्सन लाइटनिंग का उपयोग कर सकता है, या वह सब कुछ राख में बदलने के लिए क्रिम्सन ब्लेज का उपयोग कर सकता है, या आदित्य पूरे द्वीप को मैग्मा में डुबो सकता है। अंतिम विकल्प बेहतर लगता है, मैग्मा हेरफेर। ड्रैगन सम्राट का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, क्योंकि जब उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर मैग्मा हेरफेर का उपयोग करने का फैसला किया तो 4000 जोड़ मैना खपत हो गई थी। अगले ही पल फॉलेन ड्रैगन आइलैंड की अलग अलग किस्मों से जमीन से लाल रंग का धधकता मैग्मा निकला। जमीन को चीरता हुआ मैग्मा पूरे फॉलेन ड्रैगन आइलैंड को डुबाता चला गया। करीब 5 मिनट बाद आदित्य के सामने पूरा फॉलेन ड्रैगन आइलैंड मैग्मा से ढक गया। मैग्मा ने वहां की हर चीज को निगल लिया। सभी संरचनाएं, इमारतें, पौधे, पेड़, कीड़े, पक्षी, जादुई जानवर और द्वीप पर जो कुछ भी बनाया गया था या द्वीप पर मौजूद हर चीज मैग्मा द्वारा निगल ली गई। दरार। आदित्य ने ठंडे दिमाग से देखा कि कैसे ड्रैगन स्लेयर गिल्ड का आधार फॉलन ड्रैगन आइलैंड समुद्र के पानी में डूबने लगा। लगभग 10 मिनट के बाद पूरा ड्रैगन आइलैंड खत्म हो गया। पूरा द्वीप समुद्र के पानी में डूब गया। आदित्य ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसने किसी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। हो सकता है कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के कुछ सदस्य आदित्य के यहाँ आने के समय बाहर गए हों और इसलिए वे आदित्य की पकड़ से मुक्त होने में सफल रहे, लेकिन वे आज के बाद कभी वापस नहीं आ पाएंगे। इसके साथ ही ड्रैगन स्लेयर गिल्ड का अध्याय समाप्त हो गया। आदित्य ने अब यहाँ कोई समय बर्बाद नहीं किया। इस जगह का कोई मूल्य नहीं था। मैग्मा ने सभी लाशों को खा लिया था। आदित्य ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सदस्यों को उनके बेस के साथ दफना दिया। भविष्य में कोई भी ड्रैगन स्लेयर गिल्ड का कोई निशान नहीं पा सकेगा। लोगों को केवल उनके नाम ही पता होंगे, और जब भी लोग ड्रैगन स्लेयर गिल्ड की बात करेंगे तो उन्हें स्टारिन साम्राज्य और स्टारिन सम्राट भी याद आएंगे। आदित्य वेस्टर्निया महाद्वीप की मुख्य भूमि की ओर बढ़ने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह रुक गया। रुको, मैं ड्रैगन पैलेस के टेलीपोर्टेशन फंक्शन के बारे में कैसे भूल गया? मैं बस ड्रैगन पैलेस में वापस टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना आदित्य वापस स्टारिन साम्राज्य में टेलीपोर्ट हो गया। वह सीधे अपने बेडरूम में टेलीपोर्ट हो गया। अब मेरे आंकड़े देखें। मुझे अपने आंकड़े देखे हुए काफ़ी समय हो गया है। नाम आदित्य बेनिथ, जाति ड्रैगन, रक्तरेखा दिव्य क्रिम्सन तूफान ड्रैगन, एड्स बाय पब फ्यूचर, शीर्षक ड्रैगन सम्राट, क्लास वॉर डांसर रून सम्राट स्टॉर्म मार्शल, स्तर 201 300,
सहज कौशल, त्वरित सीखना और अनुकूलन, क्रिम्सन ब्लेज हथियार ग्रैंड मास्टर, रूनिक एन्चेंटमेंट, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रैगन रोअर, क्रिम्सन लाइटनिंग मैनिपुलेशन, ड्रैगन मोनाक आशीर्वाद, स्टॉर्म समन, मैग्मा मैनिपुलेशन। निष्क्रिय कौशल, क्रिम्सन लाइटनिंग ब्लिंक, मेंटल डिफेंस, इन्फर्नो ओवरड्राइव, सोल ब्लेज फायरी आइज, कज ऑफ द हेवन, ब्लेसिंग ऑफ क्रिम्सन, चार्म ऑफ प्लाज्मा, क्रिम्सन लाइटनिंग डैश, एनरेज्ड लाइटनिंग स्पेल, लाइटनिंग आर्मर, स्टॉर्म फ्लाइट, एसिड रेन, ड्रैगन ट्रांसफर। नया कौशल, ड्रैगन मोनाक का डोमेन। नया कौशल कलाकृति, पवन परी का कंगन, 7 सागर का मुकुट। शक्ति 411 510। गति 753 जोड़ 100 852 जोड़ 100। सहन शक्ति 386 485। स्वास्थ्य 386 485। मन 4052 4151। निःशुल्क आंकड़े 0 198। अगर मैं अपनी चपलता में 198 आंकड़े जोड़ूं तो मेरी गति 1000 तक पहुंच जाएगी। लेकिन अपनी चपलता पर बहुत अधिक ध्यान देना भी अच्छा नहीं है। मुझे अपने स्वास्थ्य और सहनशक्ति को बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। मेरी सहनशक्ति जितनी अधिक होगी, मेरा शरीर उतनी ही तेजी से ठीक होगा। सहनशक्ति ईंधन की तरह है जो शरीर को चालू रखने के लिए आवश्यक है। मेरी सबसे बड़ी कमियों में से एक ये है कि मेरी सहनशक्ति बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जब आदित्य अपने सभी आंकड़े बढ़ाने वाले कौशल सक्रिय करता है तो हर सेकंड उसके मन के साथ साथ उसकी सहनशक्ति भी खत्म हो रही थी। यही कारण है कि कभी कभी आदित्य बड़ी लड़ाई के बाद बेहोश हो जाता है। मेरा स्वास्थ्य जितना बेहतर होगा, मेरी सहनशक्ति और मेरा मन उतनी ही तेजी से ठीक होगा। इसलिए इन 2 आंकड़ों को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा यह मुद्दा भविष्य में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। भविष्य में आदित्य के आंकड़े असंतुलित हो जाएंगे और जब ऐसा होगा तो उसके पास इसे उड़ने का कोई तरीका नहीं होगा। सिस्टम मेरे निःशुल्क सांख्यिकी अंकों को विभाजित करता है और उन्हें मेरे स्वास्थ्य और सहनशक्ति में समान रूप से वितरित करता है। डिंग 99 जोड़ अंक आपके स्वास्थ्य में वितरित किए गए हैं। डिंग 99 जोड़ अंक आपके स्टेमिना को वितरित किए गए हैं। नाम आदित्य बेनिथ। जाति ड्रैगन। रक्तरेखा दिव्य क्रिम्सन तूफान ड्रैगन। शीर्षक ड्रैगन सम्राट कृपया अवश्य पधारिए। क्लास वॉर डांसर रून सम्राट स्टॉर्म मार्शल। स्तर 201 300। सहज कौशल, त्वरित सीखना और अनुकूलन, क्रिम्सन ब्लेज हथियार ग्रैंड मास्टर, रूनिक एन्चेंटमेंट, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रैगन रोअर, क्रिम्सन लाइटनिंग मैनिपुलेशन, ड्रैगन मोनाक आशीर्वाद, स्टॉर्म समन, मैग्मा मैनिपुलेशन। निष्क्रिय कौशल, क्रिम्सन लाइटनिंग ब्लिंक, मेंटल डिफेंस, इन्फर्नो ओवरड्राइव, सोल ब्लेज फायरी आइज, स्वर्ग का अभिशाप, क्रिम्सन का आशीर्वाद, प्लाज्मा का आकर्षण, क्रिम्सन लाइटनिंग डैश, क्रोधित लाइटनिंग मंत्र, लाइटनिंग कवच, स्टॉर्म फ्लाइट, एसिड रेन, ड्रैगन ट्रांसफर, ड्रैगन सम्राट का डोमेन। कलाकृति, पवन परी का कंगन, 7 सागर का मुकुट। शक्ति 510। स्पीड 852 जोड़ 100। सहन शक्ति 485 584। स्वास्थ्य 485 584। मान 4151। निःशुल्क आंकड़े 198 0। ड्रैगन ट्रांसफर। तीसरा क्रम निष्क्रिय कौशल। विवरण, एक विशेष निष्क्रियता जिसे मेजबान ने ड्रैगन पैलेस बनाते समय सीखा था। केवल ड्रैगन सम्राट के पास ही यह निष्क्रिय कौशल है। फंक्शन, इस कौशल का उपयोग करके ड्रैगन सम्राट किसी भी सेकंड में आपके किसी भी रक्त वाहिकाओं, ड्रैगनैन और ड्रैगन सैनिकों के साथ स्थान बदल सकता है। इस कौशल का उपयोग करने के लिए किसी भी मैना की आवश्यकता नहीं है। इस कौशल का उपयोग जितनी बार किया जा सकता है वह सीमित है और इस कौशल के लिए कोई कूलडाउन समय नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर, यह उन कौशलों में से एक है जो मैंने ड्रैगन पैलेस के निर्माण के समय प्राप्त किए थे। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने इस कौशल का उपयोग नहीं किया है। बाद में मुझे इस कौशल को आजमाना चाहिए। इस कौशल में मेरी सबसे अच्छी और सबसे मजबूत निष्क्रिय कौशल में से एक बनने की क्षमता है। खास तौर पर युद्ध के समय आदित्य स्थान बदलने में सक्षम होगा। वह कई युद्ध क्षेत्रों में जा सकेगा। यही वह कौशल है जिसका प्रयोग मैंने नरभक्षी राक्षस को हराने के लिए किया था। ड्रैगन सम्राट का डोमेन। तृतीय क्रम निष्क्रिय कौशल। विवरण, ड्रैगन सम्राट का डोमेन एक बेसिक श्रेणी निष्क्रिय कौशल है जिसे मेजबान ने ड्रैगन पैलेस बनाते समय सीखा था। जब ये कौशल सक्रिय होता है तो मेजबान का पूरा शरीर गहरे लाल रंग में चमक उठेगा। मेजबान के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता रहेगा। मेजबान का शरीर मैग्मा की तरह गर्म हो जाएगा। आसमान अस्त व्यस्त हो जाएगा। 10 किलोमीटर के भीतर आसमान से भयंकर लाल बिजली की वोल्ट की बारिश होगी। मेजबान के आसपास की 10 किलोमीटर की जमीन का तापमान बढ़ता रहेगा। फंक्शन 1, जब इस कौशल का उपयोग किया जाता है तो अगले 5 सेकंड के लिए मान को छोड़कर होस्ट के सभी आंकड़े 5 सेकंड की अवधि के लिए 3 गुना हो जाएंगे। जब कौशल सक्रिय होता है तो होस्ट 10 मीटर की सीमा के भीतर कहीं भी टेलीपोर्ट करने में सक्षम होगा। 5 सेकंड के बाद होस्ट का सारा मान खत्म हो जाएगा।
होस्ट बेहोशी की हालत में चला जाएगा। आदित्य को मैनेटर राक्षस के साथ अपनी लड़ाई याद आ गई। वह लड़ाई आदित्य द्वारा लड़ी गई सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी। उस लड़ाई में आदित्य लगभग मर ही गया था। अगर एडम उसे बचाने के लिए समय पर नहीं आता तो वह मर जाता। ये कौशल बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। दुर्भाग्य से इन कौशलों का उपयोग करने के बाद न केवल मेरा सारा मन समाप्त हो जाएगा, बल्कि मैं न जाने कितनी देर के लिए बेहोश भी रह जाऊंगा। आदित्य ने अपना हाथ अपनी छाती के बाईं ओर रखा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल की धड़कन महसूस की। ये चमत्कार है कि मैं जीवित रहने में कामयाब रहा। अगर वह काला न होता तो शायद मैं वहीं मर जाता। अजीब बात यह है कि उसे कोई डर नहीं लगा। उसे बस पछतावा हुआ। उसे अपनी पत्नियों के साथ लंबा जीवन न जी पाने का अफसोस था। उसे कई अन्य बातों का भी अफसोस था। क्लिक करें। जूलिया भी आदित्य को बेडरूम में देखकर हैरान थी। उसने उससे पूछने से पहले एक हल्की सी मुस्कान दी। मुझे लगा कि तुम बाहर गए हो। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। बीवी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये सुनकर जूलिया चिंतित हो गई। क्या है? जूलिया आदित्य के बगल में बैठ गई। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वह बस उसके दाहिने कंधे पर झुक गया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। 5 मिनट की खामोशी के बाद उसने अपनी आंखें खोली और तरोताज़ा महसूस किया। जूलिया ने उसे वह मानसिक ऊर्जा दी जिसकी उसे ज़रूरत थी। जल्द ही एक और युद्ध होने वाला है। मुझे स्टारिन साम्राज्य के दुश्मनों का भी पता चल गया है। इससे पहले कि वे हमला करें, मैं उन पर हमला करने जा रही हूँ। इसलिए आज रात मैं घर नहीं आ पाऊंगी। ये सुनकर जूलिया थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसने आदित्य को यह नहीं दिखाया। जूलिया ऐसे समय में अपना निराश चेहरा दिखाकर अपने पति का मनोबल नहीं गिरा सकती थी। उसे लगा कि उसकी पत्नी होने के नाते वह अपने पति का मनोबल बढ़ाएगी। क्या यह एक कठिन लड़ाई होगी? कीमिया की देवी ने धीमी आवाज में पूछा। जब तक सब कुछ मेरी योजना के अनुसार चलेगा तब तक कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। आदित्य ने जूलिया को अपनी बाहों में खींचने से पहले उसके माथे पर एक चुंबन लिया। जब मैं दूर रहूं तो एक अच्छी लड़की बनना। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगी तो मैं हमारे रात के सेशन के दौरान तुम्हें पुरस्कृत करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करूंगा। उसने धीरे से ये शब्द उसके कानों में फुसफुसाए। जूलिया ने उसका पहला वाक्य सुनकर मुंह बना लिया, लेकिन उसके शब्दों के आखिरी हिस्से ने उसे शर्मसार कर दिया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। दिन का दूसरा अध्याय। मुझे पावर स्टोन दो। मुझे और लिखने के लिए कुछ प्रेरणा की आवश्यकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 318 छाया द्वीप थंडर बे लीफ। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 318 द शैडो आइलैंड्स थंडर बे लीफ। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस उपन्यास को आइस कोला, एक ड्रैगन, एक प्रेरणा कैप्सूल और एक आइस कोला उपहार में देने के लिए पाठकों एजेंट अंडरस्को ब्लैक, द अंडरस्को हैचमैन, स्पेंसर अंडरस्को एलिजोंडो और ओसोम्बिनस मोकिन को धन्यवाद। धन्यवाद। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। छाया द्वीप साम्राज्य। ये साम्राज्य पश्चिमी क्षेत्र के बिल्कुल पश्चिम में स्थित है। शैडो आइलैंड साम्राज्य 9 बड़े द्वीपों पर बना है। प्रत्येक द्वीप स्टारिन साम्राज्य की राजधानी शहर एजोर शहर से लगभग 2 गुना बड़ा है। छाया शब्द की उत्पत्ति गरजने वाले बादलों से हुई है जो साम्राज्य के 9 द्वीपों के ऊपर मंडराते हैं। गरजने वाले बादल सूर्य की रोशनी को छाया द्वीपों तक पहुंचने से रोकते हैं। केवल दिसंबर के महीने में ही छाया द्वीपों को कुछ धूप मिलती है। पूरे साल में 11 महीने तूफानी बादल छाया द्वीपों के आसमान को ढांकते हैं, लेकिन गरजने वाले बादलों से ढके होने के बावजूद द्वीपों पर बहुत कम बारिश होती है। शैडो आइलैंड्स एम्पायर में लगभग 5.8 मिलियन लोग रहते थे। 5.8 मिलियन आबादी में से लगभग 3 मिलियन लोग इंसान थे। शैडो आइलैंड्स एम्पायर में लगभग 1.1 मिलियन जानवर जाति के लोग रहते थे। शेष 1.7 मिलियन आबादी में पिशाच, सक्कुबस, वेयरवुल्फ और गिरे हुए देवदूत थे। शैडो आइलैंड साम्राज्य डाइंग आइल महाद्वीप का एकमात्र ऐसा साम्राज्य था जिसमें दानव जाति के लोगों की संख्या इतनी अधिक थी। दानव जाति के लोगों की जनसंख्या 1.7 मिलियन होने का एक कारण है, और यह कारण उन गरजने वाले बादलों से जुड़ा है जो पूरे वर्ष में लगभग 11 महीनों तक सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करते हैं। नौछाया द्वीपों में एक खास तरह की जड़ी बूटी उगती है। ये जड़ी बूटी सूरज की रोशनी में और 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान वाली जगहों पर नहीं उग सकती। जब ये जड़ी बूटी परिपक्व हो जाती है तो इस जड़ी बूटी से बनी गोलियां दानव जाति के लोगों को अपनी साधना की गति बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। इस जड़ी बूटी को बढ़ने और परिपक्व होने में लगभग 6 से 9 महीने लगते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। केवल दानव जाति के लोग ही इस जड़ी बूटी से लाभ उठा सकते हैं।
चाहे वह सक्कुबस हो या इंक्यूबस या फॉलन एंजल या वेवोल्फ, सभी दानव जाति के लोग इस जड़ी बूटी की इच्छा रखते थे। उनके लिए ये जड़ी बूटी सोने जितनी कीमती थी। इस चमत्कारी जड़ी बूटी का नाम था थंडर बे लीफ, और शैडो आइलैंड्स एम्पायर पूरी दुनिया में उन चंद जगहों में से एक था जहां थंडर बे लीफ उगता है। शैडो आइलैंड्स एम्पायर के लोग थंडर बे लीफ को अपना हरा सोना भी कहते हैं। इसका एक कारण यह है कि थंडर बे लीफ को बहुत कीमती माना जाता है और इसे कई अन्य हिस्सों में निर्यात किया जाता है। तथ्य यह है कि शैडो आइलैंड एम्पायर पूरे डाइंग आइल महाद्वीप में एकमात्र स्थान है जहां हरा सोना यानी थंडर बे लीफ उगता है, जो इसे बहुत मूल्यवान बनाता है। महान सम्राट और शैडो आइलैंड साम्राज्य के शाही परिवार ने विदेशी साम्राज्यों और महाद्वीपों को ग्रीन गोल्ड बेचकर ही अपनी अपार संपत्ति बनाई। शैडो आइलैंड साम्राज्य थंडर बे लीफ के महत्व को जानता है और यही कारण है कि थंडर बे लीफ के खेतों की रक्षा के लिए 10,000 से अधिक सैनिकों को भेजा जाता है। सम्राट थंडर बे लीफ को बेचकर मिलने वाले मुनाफे को अपने 8 ड्यूक्स के साथ साझा नहीं करता है, जबकि थंडर बे लीफ की लगभग 80% जड़ी बूटियां ड्यूक्स के इलाकों में उगाई जाती हैं। जब थंडर बे लीफ की जड़ी बूटी परिपक्व हो जाती है तो सम्राट ड्यूक्स को एक पैसा दिए बिना उनसे हरा सोना ले लेता है। अगर 8 ड्यूक को थंडर बे लीफ हर्ब को खुद बेचने की अनुमति दी जाती तो ज़्यादातर मुनाफा सीधे उनकी जेब में जाता और इससे ड्यूक और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते। अगर किसी साम्राज्य का ड्यूक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो इस बात की संभावना है कि ड्यूक शाही परिवार के खिलाफ विद्रोह कर सकता है और सम्राट को उखाड़ फेंक सकता है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे शैडो आइलैंड सम्राट और उसका शाही परिवार होते देखना चाहता था। यही कारण है कि ड्यूक को कभी भी अपने दम पर ग्रीन गोल्ड बेचने का अधिकार नहीं दिया गया। शैडो आइलैंड एम्पायर की सालाना आय का लगभग 90% हिस्सा थंडर बे लीफ हर्ब के निर्यात से आता है। 9 बड़े द्वीपों से बना एक साम्राज्य होने के बावजूद शैडो आइलैंड साम्राज्य पश्चिमी क्षेत्र के 7 महान साम्राज्यों में से एक बनने में सक्षम था, क्योंकि सम्राट ने ग्रीन गोल्ड के निर्यात से जो धन अर्जित किया था। शैडो आइलैंड एम्पायर का क्षेत्र 9 बड़े द्वीपों से बना है। हर 9 द्वीप स्टारिन साम्राज्य की राजधानी एज्योर शहर के वर्तमान आकार से 2 गुना या शायद उससे भी बड़ा है। एशकोर द्वीप मुख्य और केंद्र द्वीप है। एशकोर द्वीप साम्राज्य के केंद्र में स्थित है। एशकोर द्वीप अकेले शैडो आइलैंड साम्राज्य के सभी थंडर बे लीफ हर्ब का 20% उत्पादन करता है। जायोन शहर शैडो आइलैंड साम्राज्य की राजधानी है। इसके अलावा एशकोर द्वीप वह स्थान भी है जहां छाया द्वीप साम्राज्य के सम्राट अपने परिवार के साथ रहते हैं, जबकि अन्य 8 छाया द्वीप ड्यूक द्वारा शासित हैं। शाही परिवार सीधे एशकोर द्वीप को नियंत्रित करता है। 9 छाया द्वीपों में से एशकोर द्वीप साम्राज्य के भीतर सबसे अमीर और सबसे समृद्ध छाया द्वीप है। इस द्वीप पर विभिन्न जातियों के लगभग 1.9 मिलियन लोग रहते हैं। जब छाया द्वीप साम्राज्य का गठन हुआ था तो सम्राट ने 8 द्वीपों की देखभाल के लिए 8 कुलीन परिवारों को नियुक्त किया था। प्रत्येक कुलीन परिवार का मुखिया ड्यूक होता है जो 8 छाया द्वीपों में से एक पर शासन करने के लिए जिम्मेदार होता है। 8 द्वीपों के नाम हैं: 1. समरमन द्वीप, 2. द एन्चांटेड होल्म, 3. वेडन द्वीप कृपया अवश्य पधारिए, 4. स्टोनमिनिस्टर होल्म, 5. स्टारफिश द्वीप, 6. पल चेन, 7. ब्रिसबर्ग द्वीप, 8. लांगबोया द्वीप। हर 8 द्वीप किसी न किसी बात के लिए खास हैं। उदाहरण के लिए लैंगबोया सिर्फ एक बड़ा द्वीप नहीं है। लैंगबोया द्वीप सैकड़ों छोटे द्वीप हैं जो एक दूसरे के बहुत करीब स्थित हैं। ब्रिसबर्ग द्वीप दूसरा सबसे बड़ा छाया द्वीप है। छाया द्वीपों में एन्चांटेड होल्म सबसे बड़ा है। एन्चांटेड होल्म का आकार एज्योर शहर के आकार से लगभग 5 गुना है। एड्स बाय पब फ्यूचर, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। जैसे ही रात के अंधेरे ने पूरे छाया द्वीप साम्राज्य को निगल लिया, ड्रैगन सम्राट छाया द्वीप साम्राज्य की राजधानी में आ पहुंचा। जैसे ही आदित्य टेलीपोर्टेशन सरणी से बाहर निकला, सियोन शहर का गिल्ड मास्टर आगे बढ़ा। डार्क एल्फ ने स्टारिन साम्राज्य को धनुष भेंट किया। सियोन शहर में आपका स्वागत है महामहिम। धन की देवी को सहयोगी के रूप में पाना आदित्य की सबसे बड़ी ताकत और फायदे में से एक था। चूंकि एलिसिया ने डाइंग आइल महाद्वीप में अपने सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड की शाखाएं खोलने में कामयाबी हासिल कर ली थी, इसलिए आदित्य या शैडो गार्जियन डिवीजन के किसी भी व्यक्ति के लिए किसी साम्राज्य या राज्य में घुसपैठ करना बहुत आसान हो गया था। सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड की प्रत्येक शाखा टेलीपोर्टेशन सर्कल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एलिसिया ने आदित्य और शैडो गार्जियन को टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग करने की अनुमति दी। टैप टैप टैप। आदित्य डार्क एल्फमैन के पास गया जो सियोन शहर का गिल्ड मास्टर है। आदित्य ने डार्क एल्फ के दाहिने कंधे को थपथपाया। इतनी कम सूचना में सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। ड्रैगन पैलेस में लौटने के बाद आदित्य ने शैडो आइलैंड साम्राज्य को नष्ट करने की योजना बनाना शुरू कर दिया। मुझे पूरे साम्राज्य को नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस शाही परिवार और सम्राट को हटाने की ज़रूरत है। आज रात से पहले आदित्य को शैडो आइलैंड साम्राज्यों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसने सोचा कि शैडो आइलैंड साम्राज्य एक और साधारण द्वीप साम्राज्य है, लेकिन एलिसिया के जरिए मिली जानकारी और शैडो गार्डियन डिवीजन द्वारा जुटाई गई जानकारी से आदित्य अब शैडो आइलैंड साम्राज्य को जीतने में दिलचस्पी लेने लगा था। आदित्य को थंडर बे लीफ हर्ब से खास तौर पर लगाव था। शैडो आइलैंड्स एम्पायर की राजनीतिक संरचना उतनी मजबूत नहीं थी।
सम्राट ही था जिसने 8 ड्यूक को एक साथ रखा था। अगर सम्राट न होता तो अब तक 8 ड्यूक एक दूसरे से कई खूनी युद्ध लड़ चुके होते। अनुभव से आदित्य जानता था कि इस तरह के साम्राज्यों को जीतना वाकई आसान है। अगर आदित्य सम्राट और शाही परिवार को हटाकर पूरे साम्राज्य को विस्तारित साम्राज्य के अधीन कर भी दे तो भी लोगों की ओर से कोई विरोध नहीं होगा। आदित्य अपने लाखों सैनिकों और ड्रैगनियन के साथ छाया द्वीपों पर आक्रमण कर सकता था, लेकिन इससे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित होता और अन्य 2 पश्चिमी द्वीप साम्राज्य सतर्क हो जाते। उसका उद्देश्य छाया द्वीप साम्राज्य को जल्द से जल्द जीतना और फिर अन्य 2 साम्राज्यों पर जाना था। वह को नेक्सस साम्राज्यों द्वारा स्टारिन साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा करने से पहले ऐसा करना चाहता था। अगर यह पहले होता तो आदित्य कभी भी ऐसा जोखिम भरा कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब वह डरता नहीं था। वह इस महाद्वीप पर किसी भी शिखर 5वें क्रम के साधक को हरा सकता है। शिखर 3 क्रम पर पहुंचने के बाद उसकी शक्तियां बहुत बढ़ गई हैं। अब कोई भी शिखर 5वें क्रम का साधक उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह विनम्र सेवक आपकी प्रशंसा के योग्य नहीं है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ वही जानकारी दी है जो मैंने पहले ही इकट्ठा कर ली थी। डार्क एल्फमैन गिल्ड लीडर और स्टारिन सम्राट के बीच के रिश्ते को जानता था। हालांकि वह 100% निश्चित नहीं था, लेकिन उसने गिल्ड लीडर के स्टारिन सम्राट की मंगेतर होने के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं। आदित्य ने अपना सिर हिलाया। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। मैं सियोन शहर में घूमना चाहता हूँ। डार्क एल्फ ने सम्मानपूर्वक अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि यह सियोन शहर के चारों ओर एक सामान्य सैर से कुछ अलग होगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। नमस्कार सभी को, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं इस समय बीमार हूं। मैं प्रतिदिन 2 अध्याय अपलोड करने की योजना बना रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मुझे अब तेज बुखार है और नाक भी बह रही है। साथ ही रमज़ान भी शुरू हो गया है, इससे मेरे लिए चीज़ें और भी मुश्किल हो गई हैं। आज मैं कल और परसों से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं जल्दी ठीक हो गया तो मैं 2 दिन छूट जाने के बदले 2 अतिरिक्त अध्याय जारी करूँगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। ठीक है, सभी मेरे साथ आओ। सभी ड्रैगन ने नाथन की बात सुनी क्योंकि वे देख सकते थे कि नाथन उनके सम्राट का जनरल या जनरल जैसा कोई व्यक्ति था। इससे नाथन ड्रैगन से ऊंचे स्थान पर आ गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मुझे और अधिक अध्याय लिखने के लिए प्रेरित करें और अधिक शक्ति पत्थर दें। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 319 रून सम्राट की शक्ति आई। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 319 रून सम्राट की शक्ति आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अशकोर द्वीप पर आदित्य के शैडो आइलैंड साम्राज्य में आने से पहले नाथन, एम्बर, जोश और स्कॉट 1 घंटे पहले ही जायन सिटी में पहुंच चुके थे। स्टारिन साम्राज्य के 4 सेनापति एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। उनके लिए असफलता कोई विकल्प नहीं था। अगर वे असफल हो गए तो दुश्मन सतर्क हो जाएगा और शैडो आइलैंड साम्राज्य पर जल्दी से विजय प्राप्त करने की उनकी संभावनाएं सफल नहीं होंगी। आदित्य ने जोश, स्कॉट, नाथन और एम्बर को इस मिशन के लिए इसलिए भेजा क्योंकि उनकी क्षमताएं बहुत अच्छी थीं। नाथन एक हत्यारा था, इसका मतलब था कि वह छिपने में माहिर था। अपनी छाया हेरफेर का उपयोग करके वह किसी को भी संदेहास्पद बनाए बिना चुपके से एशिकोर द्वीप पर घूम सकता था। एम्बर भ्रम में एक विशेषज्ञ थी। वह स्टारिन साम्राज्य में वर्तमान में सबसे अच्छी भ्रम जादू उपयोग करता थी। अपनी जादू की साधना के साथ शुरुआती 4 क्रम तक पहुंचने के बाद वह 5वें क्रम के साधकों को छोड़कर किसी से भी छिपने के लिए अपने भ्रम का उपयोग कर सकती है। स्कॉट डार्क एल्फ धनुष और तीर चलाने में माहिर था। स्कॉट को शक्तिशाली दृष्टि का वरदान प्राप्त था। वह रात के समय भी 5 किलोमीटर तक देख सकता था। दिन के समय स्कॉट 10 किलोमीटर दूर से भी दुश्मनों को देख लेता था। अपनी साधना को पुनः प्राप्त करने के बाद उसकी तीर चलाने की शक्ति और भी बढ़ गई। स्कॉट निस्संदेह स्टारिन साम्राज्य का सबसे अच्छा तीरंदाज था। स्कॉट कई किलोमीटर दूर से तीर चला सकता है। इसने स्कॉट को इस मिशन के लिए एकदम सही बनाया। अपनी अद्भुत दृष्टि और तीरंदाजी के अलावा स्कॉट एक शुरुआती 4th ऑर्डर साधक था। वह किसी भी मिड 4th ऑर्डर को लड़ाई में हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। और अंत में जोश एक जानवर जाति है। शेर जनजाति के आदमी के पास अपने नंगे हाथों से एक पीक 3 ऑर्डर कल्टीवेटर को फाड़ने की शक्ति थी। आदित्य की दिव्य रक्त रेखा ने जोश को आधा ड्रैगन में बदल दिया है। इसने 4th डिवीजन के कप्तान को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। जोश शुरुआती 4th ऑर्डर तक पहुंचने में कामयाब रहा है।
एम्बर को छोड़कर, जिसके पास रॉयल फॉक्स क्वीन का वंश था, बाकी 6 जनरल ड्रैगनियन थे। इतना ही नहीं, जनरलों को ड्रैगन पैलेस के अंदर रहने और खेती करने की भी अनुमति थी। ड्रैगन पैलेस ने सभी ड्रैगन की खेती की गति को बढ़ा दिया, खासकर उन लोगों को जिनके पास आदित्य की दिव्य रक्तरेखा थी, उन्हें अधिकतम लाभ मिला। इसके अलावा जूलिया ने उनके लिए जो भी खेती की गोलियां बनाई हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने कम समय में सभी जनरल इतने मजबूत बनने में कामयाब हो गए। आमतौर पर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी पीक 3 ऑर्डर शुरुआती 4 ऑर्डर तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। कुछ राज्यों के लिए पीक 3 ऑर्डर या शुरुआती 4 ऑर्डर जनरल बनाने में 10 से 30 साल तक का समय लगता है, लेकिन स्टारिन साम्राज्य 1 साल से भी कम समय में ऐसा करने में सक्षम था। सियोन शहर की सड़कों पर चलते हुए आदित्य पूरी तरह से निश्चिंत था। उसे पूरा यकीन था कि उसके सेनापति असफल नहीं होंगे। योजक चिन्ह पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। सियोन शहर के केंद्र में एक बहुत बड़ा महल था। महल से सियोन शहर के छोर देखे जा सकते हैं। ये महल शैडो आइलैंड साम्राज्य की सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना थी। शैडो आइलैंड साम्राज्य का शाही परिवार और सम्राट उस महल में रहते थे। 1000 से ज्यादा सैनिक महल की रखवाली करते थे। सम्राट एक सतर्क व्यक्ति था, इसलिए उसने सियोन शहर के भीतर एक और दीवार बनवाई। दीवारें 15 मीटर ऊंची और बहुत मजबूत थीं। दीवारें महल के 5 किलोमीटर के दायरे में बनाई गई थीं। दीवारें किसी को भी महल के पास आने से रोकने के लिए बनाई गई थीं। दीवारों के भीतर महल के चारों ओर बने सभी घर सम्राट के थे। ये घर शाही अधिकारियों, उच्च पदस्थ सैनिकों और रईसों को दिए गए थे। यहाँ केवल उच्च राजनीतिक शक्ति वाला कोई व्यक्ति ही रह सकता है। दीवारों पर करीब 2 कुलीन सैनिक पहरा देते थे। कुलीन सैनिक बिना सम्राट के आदेश के किसी को भी दीवार के अंदर नहीं जाने देते थे। जो बिना अनुमति के अंदर घुसने की कोशिश करता, उसे मार दिया जाता, चाहे वह व्यक्ति सम्राट का अपना बेटा ही क्यों ना हो। कोई दया नहीं दिखाई जाती। कुल मिलाकर पूरे द्वीप के आसपास सुरक्षा बहुत सख्त थी। यही कारण है कि आदित्य ने इस मिशन के लिए स्कॉट, एम्बर, जोश और नाथन को भेजने का फैसला किया। आदित्य सम्राट पर खुलेआम हमला कर सकता था, लेकिन इससे उसकी पोल खुल जाती। योजना सम्राट की जान को यथासंभव चुपचाप खत्म करने की थी। साथ ही इस बात की भी संभावना है कि अगर आदित्य खुलेआम हमला करता है तो सम्राट भागने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल कर सकता है। छायाद्वीप साम्राज्य के शाही महल के भीतर सम्राट एक खिड़की के सामने खड़ा था और सियोन शहर को देख रहा था। जब भी वह सियोन शहर को देखता, सम्राट का दिल अंतहीन गर्व, अहंकार और संतुष्टि से भर जाता। ये शहर दर्शाता है कि वह अपने जीवन में कितनी दूर तक पहुंच गया है। यह शहर एक प्रतीक था जो दर्शाता था कि छायाद्वीप साम्राज्य के सम्राट के रूप में अपने लंबे शासनकाल में लियाम जॉर्ज ने कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं। सिर्फ लियाम ने रेड वाइन का एक घूंट लिया और सियोन शहर को घूरने लगा। हर रात सम्राट अपने बेडरूम की खिड़की से सियोन शहर को देखने में कम से कम 1 घंटा बिताते थे। हे प्यारे पिता, मुझे आशा है कि आप मुझे स्वर्ग से देख रहे होंगे। मरने से पहले आपने कहा था कि मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। पिता, आपको वर्तमान छायाद्वीप साम्राज्य को देखना चाहिए। मैं छायाद्वीप साम्राज्य का सबसे महान सम्राट हूँ। मेरे शासन में सम्राट ने सभी दिशाओं में विस्तार किया है। साम्राज्य की अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ गई। मैंने उन सभी रईसों को दबा दिया जो मुझसे सवाल करने की हिम्मत करते थे। सम्राट की आवाज़ अंतहीन गर्व और अहंकार से भरी हुई थी। लियाम जॉर्ज लक्स जॉर्ज का दूसरा बेटा है। करीब 141 साल पहले लक्स के जॉर्ज चाहते थे कि उनका पहला बेटा ल्यूक उनका उत्तराधिकारी बने। लियाम को सबसे बेकार राजकुमार माना जाता था। जब लियाम छोटा था तो अपने भाई ल्यूक के विपरीत, जो दयालु, मेहनती और खेती में प्रतिभाशाली था, लियाम अपना सारा समय महिलाओं की वासना में बिताता था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लियाम अपनी नज़र में आने वाली हर खूबसूरत महिला के साथ सोता था। अपने बड़े भाई के विपरीत लियाम आलसी, घमंडी था और उसकी खेती करने की प्रतिभा औसत थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, लक्स लियाम से और अधिक नाखुश होता गया। उस समय शैडो आइलैंड्स को एक साम्राज्य के रूप में नहीं, बल्कि एक राज्य के रूप में जाना जाता था। इसे अभी तक सम्राट का दर्जा नहीं मिला था। ल्यूक के राजा बनने से पहले ही लियाम ने अपने बड़े भाई को मार डाला। लियाम यहीं नहीं रुका, उसने अपने पिता और मां को भी मार डाला। जो लोग उसके पिता और बड़े भाई के बहुत करीब थे, उन सभी को एक ही रात में मार डाला गया। लियाम ने बच्चों को भी भागने नहीं दिया, उसने उन सभी को मार डाला। मरने से पहले लक्स ने कहा कि लियाम राजा बनने के लायक नहीं है। तब से लियाम अपने पिता को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। लियाम ने उन सभी रईसों को मार डाला जिन्होंने उसका विरोध किया था। उस समय पूरा शैडो आइलैंड साम्राज्य अराजकता में था। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न गुप्त साधनों का उपयोग करके लियाम इस साम्राज्य को बढ़ाने में कामयाब रहा है। मैं इस साम्राज्य पर 141 से अधिक वर्षों से शासन कर रहा हूँ। आपने कहा कि मैं असफल था। अब मेरी ओर देखिए, क्या मैं आपके पिता को असफल लगता हूँ? मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं चाहता था। प्रत्येक बीतते दिन और मिनट के साथ मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी महत्वाकांक्षा इस ब्रह्मांड की तरह बढ़ती जा रही है। पहले मैं राजा होने से संतुष्ट था, लेकिन अब मैं पूरे पश्चिमी क्षेत्र का शासक बनना चाहता हूँ।
लियाम के पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था। उसके पास शक्ति, धन और महिलाएं थीं। लियाम अपने जीवन के हर पल का आनंद ले रहा था। लेकिन अपने जीवन का आनंद लेते हुए लियाम का ध्यान डाइंग आइल महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र पर गया। यह एक विशेष साम्राज्य था जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया था, और वह साम्राज्य था इस्तारिन साम्राज्य। लियाम को माना पत्थर की खदानों में दिलचस्पी थी। अगर लियाम दक्षिणी क्षेत्र की सभी माना पत्थर की खदानें हासिल करने में सक्षम हो जाता है तो वह पूरे डाइंग आइल महाद्वीप में माना पत्थरों की कीमतों और आपूर्ति को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो कोई भी लियाम को शैडो आइलैंड साम्राज्य को डाइंग आइल महाद्वीप के भीतर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनने से नहीं रोक पाएगा। मुझे ड्रैगन सम्राट के जीवन को समाप्त करने के लिए एक और योजना के बारे में सोचना होगा। यह आदमी मेरे रास्ते में एक बड़ी बाधा बन गया है। जब तक आदित्य मर चुका है, लियाम कुछ अन्य साम्राज्यों के साथ हाथ मिला सकता है और पूरे इस्तारिन साम्राज्य पर नियंत्रण कर सकता है। लियाम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह कितनी नादानी से सोच रहा था। अन्य साम्राज्यों के विपरीत जो आतंक फैलाने और अन्य राज्यों या साम्राज्यों को धमकाने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना पसंद करते हैं, इस्तारिन साम्राज्य ने कभी भी वास्तव में नहीं दिखाया कि वह क्या करने में सक्षम है। मैं सोच रहा था कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड आदित्य को मारने का काम कर पाएगा। लगता है मैं गलत था। मैंने अपना पैसा बर्बाद कर दिया। लियाम ने गिलास में शराब भर दी। लियाम जिस कांच का इस्तेमाल कर रहा था वह इस्तारिन साम्राज्य द्वारा बनाया गया था, लेकिन उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि आदित्य ने कांच के वितरण और आपूर्ति का काम धन की देवी को सौंप दिया था। एलिसिया ने कांच को इस तरह बेचा कि कोई भी साम्राज्य ये पता नहीं लगा पाया कि कांच कहाँ और कैसे बनाया जाता है। रईस लोग फैंसी चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं। रईस महिलाएं चमचमाती चीज़ों की ओर आकर्षित होती हैं। जब बाजार में क्रिस्टल की जगह कांच ने ले ली तो ये तुरंत सभी 6 महाद्वीपों में हिट हो गया। एलिसिया को ये सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी कि कांच सभी 6 महाद्वीपों पर उपलब्ध हो। मुख्य महाद्वीप में कांच बेचने के लिए भले ही कुछ व्यापारियों ने एलिसिया से प्रस्ताव लिए, लेकिन उसने विनम्रता से उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। जबकि लियाम स्वयं को संपूर्ण डाइंग आइल महाद्वीप का सम्राट बनने की कल्पना कर रहा था, उसी समय एशिकोर द्वीप पर कुछ बड़ी घटना घटी। एशिकोर द्वीप के 4 कोनों पर 4 1 मीटर बड़े क्यूब्स चमकदार सफ़ेद रोशनी में चमक रहे थे। 4 क्यूब्स ने एक सघन मैना तरंग जारी की जो तुरंत पूरे एशिकोर द्वीप पर फैल गई। क्यूब्स के शरीर पर बहुत छोटे रूनिक शब्द बने हुए थे। तीव्र चमक के कारण कोई भी क्यूब्स के शरीर पर रूनिक शब्दों को नहीं देख पा रहा था। मैना तरंग को एशिकोर द्वीप में उभर रहे पीक 4th ऑर्डर और 5th ऑर्डर साधकों ने महसूस किया। दुश्मन ने हमला कर दिया है, 5वें क्रम के एक नौसिखिए जनरल ने चिल्लाकर कहा। अगले ही पल चारों क्यूब्स हवा में उड़ गए। वह क्या है? लियाम ने दूर से एक चमकती हुई वस्तु को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अगले ही पल उसकी आंखों के नीचे पूरे एशिकोर द्वीप के चारों ओर एक हल्के नीले रंग की दीवार बनने लगी। ये दुश्मन का हमला है। पूरे एशिकोर द्वीप पर दहशत फैल गई। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। कुछ सेकंड बाद पूरे द्वीप के चारों ओर एक हल्के नीले रंग की पारदर्शी बाधा बन गई थी। इस समय एक शीर्ष 4 क्रम साधक भी द्वीप से बाहर निकलने या प्रवेश करने में सक्षम नहीं था। केवल एक 5 क्रम साधक ही बाधा को तोड़ सकता है। लेकिन आदित्य ऐसा नहीं होने देने वाला था। टकराना, महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि हम पर हमला हो रहा है। 3 नौसिखिए 5वें क्रम के साधक लियाम के शयन कक्ष में दाखिल हुए। लियाम घबराया नहीं। उसने हल्के नीले रंग के अवरोध को देखा और बस मुस्कुराया। मुझे आश्चर्य है कि एशिकोर द्वीप पर हमला करने के लिए कौन इतना मूर्ख है। क्या उन्हें नहीं पता कि एशिकोर द्वीप छाया द्वीपों का आधार है? यहाँ मैं सब कुछ नियंत्रित करता हूँ। यहाँ तक कि एक पक्षी को भी अगर यहाँ अपना घोंसला बनाना है तो उसे मेरी अनुमति लेनी होगी। क्या तुम लोग इस बाधा को तोड़ सकते हो? लियाम ने नर्म स्वर में पूछा। हम में से कोई एक ही इस अवरोध को तोड़ सकेगा, दूसरे जनरल ने उत्तर दिया। महाराज, क्या आप चाहते हैं कि हम अवरोध को तोड़ दें? एक अन्य 5वें क्रम के जनरल ने पूछा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लियाम अपने तीनों जनरलों की ओर मुड़ा। मैं हमलावरों के चेहरे देखना चाहता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें मारते हैं या पकड़ते हैं। समझ गया। तीनों जनरल जल्द ही लियाम के बेडरूम से गायब हो गए। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। इतने दिनों तक अपलोड न कर पाने के लिए क्षमा करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस पूरे सप्ताह मैं बीमार रहा हूँ। मुझमें एक अध्याय लिखने की भी शक्ति नहीं थी, लेकिन अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं आने वाले दिनों में अतिरिक्त मेकअप अध्याय जारी करने की पूरी कोशिश करूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 320 रून सम्राट की शक्ति 2। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 320 रून सम्राट की शक्ति 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगा?
हाँ, मैंने मन की लहर महसूस की। मुझे इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है। आदित्य ने देखा कि सियोन शहर के लोग पूरे द्वीप पर अवरोध बनते देख घबरा गए। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? सभी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि यह सिर्फ इस द्वीप की सुरक्षा बढ़ाने के लिए महामहिम द्वारा बनाया गया कोई रक्षात्मक अवरोध है। उनमें से एक व्यक्ति ने सभी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति खुद अपनी बातों पर अनिश्चित लग रहा था। आप इतने निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं? क्या होगा यदि यह अवरोध इस द्वीप के सभी लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया हो? बकवास मत करो, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई दुश्मन पूरे द्वीप के चारों ओर एक बाधा बनाने की हिम्मत करे। और भले ही यह बाधा हम सभी को फंसाने के लिए बनाई गई हो, मुझे यकीन है कि महामहिम इस बाधा को तोड़ने और दुश्मन से निपटने के लिए सेना भेजेंगे। आदित्य ने देखा कि कुछ छोटे मोटे लोग सम्राट पर अपनी उम्मीदें लगाए हुए थे, जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ घबराए हुए थे। साथ ही उसी समय कई अमीर लोग टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करने के लिए दौड़ पड़े। इस समय वे बस इस द्वीप से भागना चाहते थे। इन लोगों को इस द्वीप पर हमेशा के लिए फंस जाने का डर था। जवाब में पहरेदारों ने शहर के दरवाजे बंद कर दिए। जब तक हालात शांत नहीं हो गए, किसी को भी शहर में आने या बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। पूरा सियोन शहर दहशत में था। लोग अनजानी बात से डरे हुए थे। मुझे लगता है कि अब काम खत्म करने का समय आ गया है। आदित्य ने अपने चेहरे पर काला मास्क लगाया और फिर भीड़ में गायब हो गया। योजक चिन्ह, रक्षात्मक व्यूह को शीघ्रता से सक्रिय करो। कैप्टन लियोन के आदेश के तहत एक पारदर्शी गुंबदनुमा अवरोध का निर्माण हुआ, जिसने पूरे सियोन शहर को कवर कर लिया। अब दूसरे रक्षात्मक व्यूह को सक्रिय करें। स्वूश। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक दूसरी पारदर्शी गुंबदनुमा दीवार बन गई, जिसने दूसरी दीवार के भीतर सब कुछ ढक लिया। उसी समय सैकड़ों सैनिक प्रशिक्षण मैदान और शिविरों से बाहर निकल आए। कुछ सैनिक दूसरी दीवार की रखवाली करने के लिए दूसरों के साथ मिल गए, जबकि अन्य सैनिक पहली दीवार की रखवाली करने चले गए। उसी समय दहशत की स्थिति को नियंत्रित करने और जनता को नियंत्रण में रखने के लिए सैनिकों के एक समूह को भेजा गया। सभी लोग जादुई तोपें लोड करें। मेरे आदेश पर फायर करने के लिए तैयार हो जाओ। सैकड़ों जादुई तोपों में जादुई तोप के गोले लोड किए गए। उसी समय प्रत्येक तोप के सामने एक हरे रंग का पारदर्शी अवरोध बनाया गया। ये अवरोध उन सैनिकों की सुरक्षा के लिए थे जो जादुई तोपों को फायर करने और लोड करने के लिए जिम्मेदार थे। जादुई तीरंदाजों, अपनी स्थिति संभालो। मेरे आदेश पर तीर चलाने के लिए तैयार हो जाओ। हजारों जादुई तीरंदाज दीवारों पर खड़े थे। तीरंदाज अपने कप्तान के आदेश पर अपने जादुई तीर चलाने के लिए तैयार थे। सभी लोग बहुत तनाव में थे। शैडो आइलैंड साम्राज्य के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी ने राजधानी पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत की थी। इससे पहले किसी सम्राट ने ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं की थी। लियोन दूसरी दीवार पर जादू के तीरंदाजों के साथ खड़ा था और पूरी स्थिति को शांति से देख रहा था। लियोन एक उच्च योगिनी है। लियोन का जन्म इस अनोखी क्षमता के साथ हुआ था कि वह इस दुनिया में हर जगह स्वतंत्र रूप से तैरने वाले मन के भीतर किसी भी गड़बड़ी को महसूस कर सकता है। अपने आसपास के मन में गड़बड़ी को महसूस करके लियोन उन साधकों से लड़ने में सक्षम है जिनके पास अपनी आभा को छिपाने की शक्ति है या अदृश्य होने का कौशल है। 30 सेकंड बाद लियोन के चेहरे पर एक नाखुशी भरी नजर आई। लियोन ने गुस्से से पीछे देखा और चिल्लाया, मैंने जिन नेक्रोमेंसर के बारे में पूछा था वे कहाँ हैं? लियोन ने गुस्से से पूछा। गार्डों का उपकप्तान भीड़ से बाहर आया। रिपोर्टिंग कैप्टन, हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। लियोन के विपरीत उपकप्तान और अन्य सभी गार्ड पूरे शरीर का कवच पहने हुए थे। लियोन ने युद्ध कवच पहना हुआ था, लेकिन उसने अपना हेलमेट नहीं पहना था। लियोन ये सुनकर थोड़ा भी खुश नहीं हुआ। क्या समस्या है? लियोन ने मन ही मन सोचा कि जो भी उस समस्या को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, उसे दंडित किया जाएगा। ऐसी आपातकालीन स्थिति में उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आगे बढ़ने की जरूरत थी। इस स्थिति में हर सेकंड बहुत मायने रखता था। कैप्टन, टेलीपोर्टेशन एरे किसी कारण से काम नहीं कर रहा है। उप कैप्टन को इस बात की चिंता थी कि कैप्टन लियोन ये सुनकर क्या प्रतिक्रिया देगा। आखिरकार हर कोई जानता था कि लियोन कितना गुस्सैल स्वभाव का था। वैसे तो कल्पित बौने स्वभाव से शांत और सौम्य माने जाते हैं, लेकिन लियोन इसके बिल्कुल विपरीत है। लियोन आसानी से अपना आपा खो देता था, और जब भी वह अपना आपा खोता था तो उसके हाथों किसी को कष्ट या इससे भी बदतर मौत का सामना करना पड़ता था। पिछले उपकप्तान की लियोन द्वारा हत्या कर दी गई थी, जब उपकप्तान ने एक छोटी सी गलती की थी जिससे लियोन नाराज हो गया था। क्या कुछ मिनट पहले टेलीपोर्टेशन सरणी ठीक काम कर रही थी? अगर कोई समस्या है तो मैना स्टोन्स को बदल दें। टेलीपोर्टेशन सरणी काम नहीं कर रही होगी क्योंकि मैना स्टोन्स की ऊर्जा खत्म हो गई है। लियोन ने आह भरकर शांत किया। सांस, ये सबसे बुनियादी बात है। आपने इसे क्यों नहीं बदला? कप्तान, मैं आपको बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन हम पहले ही यह प्रयास कर चुके हैं। क्या? लियोन उलझन में था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कैप्टन, मैना स्टोन्स बदलने के बाद भी हम टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल नहीं कर पाए। चाहे हमने कितनी भी कोशिश की हो, टेलीपोर्टेशन एरे सक्रिय ही नहीं हो रहा है। इन शब्दों ने लियोन के दिमाग को एक सेकंड के लिए ठंडा कर दिया।
लियोन असमंजस में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। लियोन ने नेक्रोमेंसर को इसलिए बुलाया क्योंकि मरे हुओं को मरे हुओं में बदलने की उनकी क्षमता वाकई उनकी मदद करेगी अगर दुश्मन पहली दीवार को तोड़कर दूसरी दीवार पर हमला कर दे। हालांकि लियोन सभी गार्डों का कप्तान था, उसके अधीन लगभग 5000 सैनिक थे। उसने जल्दी से खुद को शांत किया और एक अलग उपाय के बारे में सोचा। नेक्रोमेंसर्स को बुलाने के लिए किसी को भेजो। जहां तक टेलीपोर्टेशन सरणी के साथ समस्या का सवाल है, मुझे लगता है कि किसी तरह गलती से रून सर्कल में से एक क्षतिग्रस्त हो गया था जिससे सरणी काम नहीं कर पा रही थी। टेलीपोर्टेशन सरणी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लियोन और उपकप्तान ने उस महिला की ओर देखा जो लियोन के बगल में दिखाई दी। महिला की त्वचा का रंग सांवला था और उसके बाल गर्दन तक काले थे। उसका शरीर मांसल था, उसकी लंबाई 6 फीट थी। वह शैडो आइलैंड साम्राज्य के 3 जनरलों में से एक है। वह लियाम जॉर्ज की सेवा करने वाली एक अमेजोनियन है। उसका नाम मेलिसा है। जनरल, लियोन और अन्य सैनिकों ने जनरल को सलामी दी। मेलिसा ने सभी को अनदेखा किया और एक निश्चित दिशा में देखा। ऐसा लगता है कि पहले से चली आ रही मैना तरंग किसी तरह टेलीपोर्टेशन एरे को काम करने से रोक रही है। इसका मतलब है कि इस समय कोई भी इस द्वीप में प्रवेश या बाहर नहीं जा सकता है। आमतौर पर सैनिक पहली दीवार तक पहुंचने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जब टेलीपोर्टेशन एरे काम नहीं कर रहे थे तो उनके पास अपने पैरों पर दौड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसमें सैनिक की गति के आधार पर 5 से 10 मिनट लगते थे। चूंकि सियोन शहर की पूरी आबादी पहली और दूसरी दीवारों के बीच रहती थी। ये सुनकर लियोन और उसके उपकप्तान दोनों हैरान रह गए। दुश्मन के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो टेलीपोर्टेशन एरे को काम करने से रोकती थी। सैनिकों को चिंतित देखकर मेलिसा ने काले भाले को अपने कंधे पर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इतना चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहीं रहो और दूसरी दीवार की रक्षा करो। मैं दुश्मन से निपट लूंगी। मैं यहाँ हूँ। अचानक दीवारों के आसपास की हवा घनी हो गई। किसी कारण से सभी सैनिकों को घुटन महसूस हुई। यहाँ तक कि कैप्टन लियोन भी नहीं बचे। लियोन और अन्य लोगों को घुटन महसूस हुई। यहाँ तक कि सांस लेना भी उनके लिए सबसे मुश्किल काम हो गया था। मेलिसा ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा कि उसके पीछे आदित्य है। अमेजोनियन इस बात से हैरान था कि कोई उसके पीछे बिना देखे ही आ गया। यहाँ तक कि 5वें क्रम के ज्यादातर साधक भी मेलिसा पर छिपकर हमला नहीं कर सकते, कम क्रम के साधक तो और भी कम। वह जल्दी से पलटी और आदित्य का सामना किया। तुम कौन हो? मेलिसा ने दुश्मन को देखने के लिए एक पल लिया। दुश्मन का पूरा शरीर लाल बिजली से ढका हुआ था। उसका पूरा चेहरा एक मुखौटे के नीचे छिपा हुआ था। उसके बाल गहरे नीले रंग के थे। उसकी मुट्ठी में एक काली शक्तिशाली तलवार थी। तलवार उसके मन के साथ कंपन करती हुई प्रतीत होती है और शक्तिशाली हत्या का इरादा छोड़ती है। हालांकि जनरल शांत और आत्मविश्वासी लग रहे थे, लेकिन अंदर से अमेजोनियन शांत नहीं था। आमतौर पर मेलिसा चुनौतियों का स्वागत करती है और कठिन विरोधियों का सामना करते समय उसे उत्साहित करती है, लेकिन इस बार जब वह इस आदमी के सामने खड़ी हुई जिसका चेहरा एक मुखौटे के नीचे छिपा हुआ था, तो मेलिसा को डर लगा। वह घबरा गई। उसे झिझक महसूस हुई। अपने जीवन में पहली बार जनरल ने इस आदमी से लड़ते समय बैकअप की इच्छा जताई। माफ़ करें, लेकिन मैं आपको अभी अपनी पहचान नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप मेरे लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएं तो मैं आपको न सिर्फ अपना चेहरा दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको और भी ज़्यादा ताकतवर बना दूंगा। आप क्या सोचते हैं? आदित्य को मेलिसा में मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण दिलचस्पी थी कि यह अमेजोनियन वास्तव में बहुत छोटी है। मेलिसा सिर्फ 22 या 23 साल की थी। आदित्य की राय में इस महिला को मारना बेकार होगा। इसके बजाय उसने मेलिसा को उसके और स्टारिन साम्राज्य के लिए काम करने के लिए आमंत्रित किया। स्टारिन साम्राज्य में संसाधनों का उपयोग करके मेलिसा कुछ ही समय में शिखर 5वें क्रम तक पहुंच सकती थी। तुम्हारे लिए काम करना। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपने राजा को धोखा नहीं दूंगा। हम अमेजोनियन कभी अपनी शपथ नहीं तोड़ते। मैंने इस साम्राज्य की सेवा करने की शपथ ली है। मेलिसा ने आदित्य का उपहास नहीं उड़ाया या उसे आमंत्रित करने के लिए उसका मजाक नहीं उड़ाया। भले ही ऐसा लग रहा था कि आदित्य की साधना तीसरे क्रम के शिखर पर थी, लेकिन उसके आसपास की आभा पहले से ही कुछ और थी। अमेजोनियन मजबूत लोगों का सम्मान करते थे और उनकी प्रशंसा भी करते थे। ये शर्म की बात है। आदित्य मेलिसा का जीवन समाप्त करने ही वाला था कि उसे 2 अन्य जनरलों के आने का आभास हुआ। तो तुम दुश्मन हो? सभी सैनिकों ने राहत की सांस ली और पीछे हट गए। इसका कारण 2 अन्य जनरलों का आना था। मेलिसा के दाईं ओर 5 फीट 8 इंच लंबा एक मध्यम व्यक्ति था। मध्यम व्यक्ति के बाल नहीं थे और वह पूरी तरह गंजा था। उसने अपने बाएं हाथ में एक काला डंडा पकड़ रखा था। वह शैडो आइलैंड साम्राज्य का दूसरा सबसे पुराना जनरल है। उसका नाम क्लार्क था। मेलिसा के दाईं ओर एक आदमी चुपचाप खड़ा था जिसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक पहुंच रहे थे। उस आदमी के पास एक चांदी की तलवार थी। उसने सफ़ेद पैंट और सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। उस आदमी की आंखें लाल चमक रही थीं। वह एक पिशाच था। आज तुम बचकर नहीं जाओगे। तीनों सेनापति आदित्य की ओर दौड़े। ये देखकर आदित्य मुस्कुराया। अगर कोई भी उसकी मुस्कान देख लेता जो मुखौटे के कारण छिपी हुई थी, तो वह डर के मारे बेहोश हो जाता। उसके चेहरे पर मुस्कान बहुत डरावनी थी।
इन्फर्नो ओवरड्राइव। जैसे ही तीनों सेनापति आदित्य के पास पहुंचे, अचानक आदित्य का आभामंडल फट गया। उसका आभामंडल भयावह स्तर तक बढ़ गया। इससे पहले कि तीनों सेनापतियों के हमले आदित्य तक पहुंच पाते, तीनों सेनापतियों को सिर्फ उसके आभामंडल से ही उड़ा दिया गया। टकराना। सेनापति जल्दी से उठ खड़े हुए। इस बार उनके चेहरों पर डर के भाव थे और वे आदित्य को घूर रहे थे। आदित्य ने अचानक अपनी आभा को बढ़ाकर 5वीं श्रेणी के शुरुआती साधकों को कैसे पराजित किया, इसका कारण कोई नहीं जानता था। तुम तीनों के मरने का समय आ गया है। क्रिम्सन लाइटनिंग डैश। स्वूश। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आदित्य गायब हो गया। उसकी चपलता इतनी भयानक हो गई थी कि एक नौसिखिए 5वें क्रम के साधक को मारना मुर्गे को मारने से कहीं ज्यादा आसान था। टकराना। सभी ने एक कर्कश ध्वनि सुनी। अगले ही पल आदित्य तीनों सेनापतियों के पीछे प्रकट हुए। 1 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड बीत गए लेकिन जनरलों ने कोई हरकत नहीं की। 6ठे सेकंड में तीनों जनरलों के शरीर से लाल रक्त फव्वारे की तरह बहने लगा। जल्द ही जनरलों के सिर एक एक करके जमीन पर गिर गए और फिर उनके शरीर भी नीचे गिर गए। यह असली नहीं है। लियोन और अन्य लोग ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। जनरल उनके वरिष्ठ थे, सभी सैनिक जनरलों का सम्मान करते थे। उनके मन में वे कभी भी अपने जनरलों को युद्ध में पराजित होते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 3 जनरलों को इस तरह मारा जाएगा। अब आप सभी के पास 2 विकल्प हैं। अपने हाथ ऊपर करके आत्मसमर्पण कर दो, या फिर तुम सभी मेरी ओर से मृत्यु स्वीकार कर सकते हो। इन शब्दों ने सभी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।